सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे लेक्चर नंबर 4 में। और कल हम लोगों ने देखा था हमारा लेक्चर नंबर 3 के अंदर सर हम लोगों ने क्या किया था, तो हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रैटेजिक इंटेंट। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हो, स्ट्रैटेजिक इंटेंट जो है कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था। आई नो गाइज, आप लोग मेरे को जो है देख नहीं पा रहे हो कि थोड़ा सा ना मेरे सेटअप में थोड़ा सा इशू चल रहा है, जिसकी वजह से मैं फेस कैम जो है कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और इसलिए मेरे को काफ़ी लेट भी हो गया है लेक्चर रिकॉर्ड करने में। तो आज ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा अपना, जैसे अपन अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर 20 मिनट्स का लेक्चर करते थे, मतलब 1.5 घंटे के आसपास का अपना लेक्चर होता था। आज थोड़ा 1 घंटे के आसपास का लेक्चर होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। थोड़ा सा मेरे सेटअप के अंदर इशू चल रहा है, थोड़ा सेटअप में चेंज वगैरह कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा फेस कैम वगैरह कभी नीचे ऊपर हो गया। तो मतलब यार तुम मतलब मेरी शक्ल देख के क्या ही कर जाओगे, तुमको इधर तुम किसके लिए आ रहे हो, पढ़ने के लिए आ रहे हो, तुम मेरी शक्ल देखने के लिए थोड़ा ना आ रहे हो। है कि नहीं, बराबर है कि नहीं बात। तो सर अपन जो है कुछ अगर साउंड में भी नीचे ऊपर होता है तो थोड़ा सा आज के दिन में एडजस्ट कर लेना सर। मैं वैसे तो एकदम चेक करके डालूंगा, साउंड वगैरह तो एकदम सब बराबर ही आ रहा है मेरे एंड से। बट अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपन उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फेस कैम नहीं आज, लेकिन विदाउट फेस कैम भी हम लोग जो है क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोग सर होमवर्क डेली बेसिस पे कर रहे हो, बिकॉज होमवर्क आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि वो जो नोट्स अपन बना रहे हैं ना सर होमवर्क में, उन्हीं नोट्स से हमने को जो है रिवाइज़ करना है सर। एग्ज़ाम से पहले भी अपन उससे रिवाइज़ करके जाएंगे, सारा कुछ उससे ही पढ़ के जाएंगे। और एग्ज़ाम से पहले जब अपन रिवीजन कर रहे रहेंगे, जब अपना रिवीजन का पीरियड चल रहा होगा, तो रिवीजन भी अपन उन्हीं नोट से करेंगे। और एग्ज़ाम से पहले जब आपको एक दिन मिलता है, 1.5 दिन मिलता है सर, तो 1.5 दिन में आपको 2 सब्जेक्ट मैनेज करना होता है। आपको एफएम भी मैनेज करना है, आपको एसएम भी मैनेज करना है। अभी तक तो आपके 3-4 लेक्चर एफएम के भी हो गए रहेंगे, तो आपको आइडिया आ गया रहेगा। तो एफएम में सर प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। फॉर्मूलाज काफ़ी सारे होते हैं सर, कंसेप्ट काफ़ी सारे होते हैं, तो वो सारे याद रखने पड़ते हैं। उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो उसके लिए अच्छा खासा टाइम जाता है सर, ठीक है। तो अपने अपना ये टारगेट है कि एसएम को अपने को कम से कम समय में पूरा अच्छे से कवर करना है। तो वो अपन कैसे कर पाएंगे, वो अपन तभी कर पाएंगे जब अपना खुद के नोट्स बने हुए होंगे सर, है ना। तो अपने को नोट्स जो है शिद्दत से जो है घर पे बैठ के अच्छे से बनाने, ठीक है। आपका होमवर्क मैं डेली बेसिस पे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते जा रहा हूँ। जो जो नोट्स आपको जो है मैं बनाने के लिए दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, अच्छे से 100 पेजेस की बुक्स लो, 100 पेज की एक बुक लो। उसके अंदर मस्त आराम से कलरफुल पेन उठाओ, 2-3 पेन उठाओ अलग अलग कलर के, अच्छे से मस्त एकदम खुला खुला करके लिखो, ठीक है। मैंने थोड़ा सा खिचड़ी करके लिखा हुआ है, क्योंकि जब मैं नोट्स बना रहा था तो मैंने तुमको बताया पहले लेक्चर में कि थोड़ा सा घाई घाई में बना रहा था, रिवीजन कर रहा था, तो साथ साथ में नोट्स भी बना रहा था। मेरे को पता नहीं था कि मैं ऐसा कुछ बैच लेकर आने वाला हूँ तभी, ठीक है। तो जब मैंने खुद अपने नोट्स बनाया, नोट्स बनाने के बाद मैं रिवीजन कर रहा था, तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया कि यार अपन भी कुछ ऐसे बैच ला सकते हैं, लेकिन तब तक मेरे नोट्स बन चुके थे, ठीक है। अभी अपन वापस से नोट्स बना के बैठूँ तो मैं लाइक बाकी बाकी भी सारे काम होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। नहीं तो मैं चाहूँ तो फिर से भी बैठ के नोट्स बना के तुम्हारे लिए डाल सकता हूँ। बट मेरे ख्याल से सारा रीडेबल कंटेंट है, तो हम लोग आराम से सब अच्छे से पढ़ सकते हो, और फिर अपना तुम जो है नोट्स वगैरह बना सकते हो आराम से। बस खुला करके लिखो, खिचड़ी करके मत लिखो मेरे जैसे। आराम से अच्छे 100 पेजेस से ज़्यादा अपने को पेजेस लगेंगे नहीं, तो 100 पेज की एक बुक ले लो कोई। तुम्हारी अगर पुरानी बुक भी रहेगी, तुम ऑल टुगेदर एक नई बुक बनाना नहीं चाहते हो तो चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जगह जाओगे रिक्वायरमेंट होती है भाई नई बुक बनाओ, अपने इधर कोई नहीं है भाई, तू नोट्स लिख, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। बाकी तू चालू बुक में लिख, कोई नई बुक में लिख, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बस नोट्स लिखो, बिकॉज वो आपको रिवीजन करते हुए बहुत मदद करेंगे, ठीक है सर। ये वाले एक अपना पॉइंट रहेगा। अच्छा, अभी अपन क्या करते हैं, कल का जो अपन ने पार्ट एक बार देखा था स्ट्रैटेजिक इंटेंट का, उसके अंदर अपन ने क्या देखा था, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज़। वैल्यूज़ तो सर इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, एक छोटा सा पैराग्राफ था, ठीक है। तो सबसे पहले चलो वैल्यूज़ को खत्म करते हैं। वैल्यूज़ के अंदर बस मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, मतलब मॉड्यूल के अंदर भी एक ही बात लिखी हुई है, और थोड़ा सा पार्ट वैल्यूज़ का आपको चैप्टर 5 में भी देखने को मिलेगा। वैल्यूज़ के बारे में क्या बोल रहे हो वो लोग, बस डीप रूटेड प्रिंसिपल्स है। क्या है सर, डीप रूटेड प्रिंसिपल्स है। तो ऐसा कुछ इसके अंदर क्वेश्चन वगैरह कुछ बनते हुए मेरे को दिख रहा नहीं है, एक छोटा सा पैरा है कुछ, तुमको इतना मतलब वो नहीं, बस पता रहना चाहिए कि भाई डीप रूटेड प्रिंसिपल्स है, जैसे अपने उसूल, है ना। अपने वैल्यूज़ क्या होते हैं, अपने उसूल होते हैं। तो अभी उसूल हर एक पर्सन के अपने अपने अलग होते हैं, है ना। तो आपके ये जो उसूल है कौन बनाता है, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो लोग बैठे रहते हैं वो लोग जो है ये सारे वैल्यूज़ वगैरह, वैल्यू सिस्टम क्या होंगे, जो सालों साल जो प्रथाएं अपन बोलते हैं ना, कस्टम अपना, जो सालों साल अपन फॉलो करते आते हैं, वो सारा आपका वैल्यू सिस्टम के अंदर हिस्सा जो है आपका होता है वो, ठीक है। फिर अपन ने स्ट्रैटेजिक इंटेंट के अंदर क्या समझा था, बेसिकली अपन स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्यों समझ रहे हैं, एक कंपनी का इंटेंट क्यों समझ रहे हैं, बिकॉज अपने को उसका पर्पस जानने का है कि भाई वो किस पर्पस के लिए उस कंपनी को बनाया गया है, ठीक है। तो वो पर्पस उसका क्या है ये अपने को जानना है। ये अगर अपने को जानना है तो उसके लिए अपने को जो है उसका विजन, उसका मिशन, उसके गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें अपने को समझनी पड़ेगी। तो फिर अपन सबसे पहले आते हैं विजन के ऊपर पे। तो विजन में अपन ने क्या देखा कल, विजन में अपन ने देखा कि ये एक ब्लूप्रिंट है आपके कंपनी के फ्यूचर के पोजीशन का,
कि कंपनी का फ्यूचर में क्या पोजीशन रहेगा, उसका एक ब्लूप्रिंट है। जैसे कि अपने इंजीनियर लोग हो गए, ये लोग कैसे एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, अगर इनको कोई भी चीज़ बनानी होती है, कोई मशीनरी बनाना है, कोई बिल्डिंग बनाना है, तो उसको बिल्डिंग को बनाने से पहले वो लोग ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि यार अपना बिल्डिंग ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा, उसका एक पिक्चर बना लेते हैं। तो वैसे ही विजन भी एक जो है पिक्चर होता है, एक ब्लूप्रिंट रहता है कंपनी के फ्यूचर के पोजीशन का, कि कंपनी फ्यूचर में क्या कर रही रहेगी, क्या उसका प्रॉफिट रहेगा। एक ऐसा एस्टिमेट बेसिस पे आप चीज़ें जो है फ्यूचर में कैसे चलेगी, उससे उसका जो है आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो उसका विजन पढ़ के। तो इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, कहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन जाके रुकेगी, ठीक है ना, क्या उसका डेस्टिनेशन है, क्या उस कैसे वो उस डेस्टिनेशन तक पहुँचेगी, वो सारी चीज़ें आपको जो है विजन देख के जो है समझ में आता है कि भाई यार ये कंपनी का विजन है। ठीक है, उसके आगे हमारे ने क्या देखा कि भाई कंपनी को फ्यूचर में कैसे क्या बनना है, ये अपना जो है विजन अपने को जो है बताता है। मतलब विजन जब जब आपके दिमाग में, जब विजन में ये शब्द बोलूँ तो आपके दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए, फ्यूचर। कि यार फ्यूचर का पोजीशन है, फ्यूचर के पोजीशन का ब्लूप्रिंट है, फ्यूचर के पोजीशन को बताएगा, सिंपल सी बात है। फिर अपन ने जो है HDFC बैंक हो गया, LIC हो गया, एप्पल हो गया, इनके अपन ने क्या देखे सर, इनके अपन ने जो है यहाँ पर विजन स्टेटमेंट्स देखे, क्योंकि अपने को क्वेश्चन आता है कभी कभार कि भाई विजन स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर देना। जब अपन क्वेश्चन बैंक करेंगे हर चैप्टर के एंड में, अपना फ्लो कैसे रहने वाला है मैं आपको बता देता हूँ कि अपना हर चैप्टर के, जैसे अपन ने अभी जैसे चैप्टर 1 अपन खत्म कर लेंगे प्रॉब्ली कल या परसों के लेक्चर में अपन इसको खत्म कर लेंगे। तो उसके बाद अपन क्वेश्चन बैंक का सेशन करेंगे, जो अपने मॉड्यूल से क्वेश्चन हो गए वो अपन जो है इधर क्लास में गो थ्रू करेंगे। एंड अपन RTP MTP उधर भी जाएंगे, उधर भी देखेंगे चीज़ें, क्या अपने को टाइम मिलता है तो अपन वो भी करेंगे। और यहाँ पर अपन जो है सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर अपन देखेंगे कि यार अपने को ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे अपने को बोल रहे विजन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करके बताओ तुम, ठीक है। तुमको केस दे देगा वो कि यार ये कंपनी है, ये कंपनी ऐसा धंधा कर रही है, ठीक है, उसका ऐसा ऐसा इंटेंट है, उसको ऐसे ऐसे जो है बनना है, इसके लिए एक विजन स्टेटमेंट बना दो, ठीक है। तो आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए अपन ने एग्जाम्पल में HDFC का देख लिया, LIC का देख लिया, एप्पल का देख लिया। उसके बाद सर इसमें एक और एक इंडिविजुअल क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ सकते हो, वो ये पूछ सकते हैं क्या एसेंशियल्स क्या है आपके स्ट्रैटेजिक विजन के, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी रहेगी जब आप स्ट्रैटेजिक विजन बना रहे हो। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में ध्यान में रखना है कि भाई एक एंटरप्रेन्योर के लिए चांस रहेगा कि उसको क्रिएटिवली सोचना है। आपका जो विजन स्टेटमेंट है वो कोई ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई कॉपी किया हुआ है किसी दूसरी कंपनी का, ठीक है। आपके एंटरप्रेन्योर को काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा। जब वो क्रिएटिवली सोचेगा तब वो एक यूनिक स्टेटमेंट बना करके लेकर आएगा सामने, ठीक है। तो ये एक सबसे पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है सर कि भाई एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर का काम है, कोई साधारण सा एंटरप्रेन्योर आकर के यहाँ पे विजन नहीं बना विजन स्टेटमेंट नहीं बना पाएगा। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो कि इंटेलिजेंट है, जिसके पास काफ़ी दिमाग है, जो कि क्रिएटिवली सोच सकता है, उसके लिए सर जो है ये उसका जो है ये टास्क है। उसके लिए सर एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या है, एक्सरसाइज है। एग्जैक्ट वर्ड्स आपको जो है एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, तो अपन ने रेड में वो वर्ड्स हाईलाइट किए हुए, तो वो आप लोग जब नोट्स आप घर पर बना रहे हो और जब आप थोड़ा सा अपने सेल्फ आप रीडिंग कर रहे हो, तो उससे आपको जो है दिमाग में जो सारी चीज़ें बैठते जाएगी। उसके बाद सर अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, सर अगला पॉइंट ये बोल रहा है कि अ वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रैटेजिक विजन क्रिएट्स एंथुजियाज्म। अपन ने देखा सर कल के लेक्चर में कि मिशन जो है, मिशन मोटिवेशन देता है कि यार अपने अपने के जो रिसोर्सेज वगैरह है वो अपने को यूज़ करने पड़ेंगे। तो विजन क्या करता है, तो विजन जो है अपने एम्प्लॉय लोगों में, अपने जो टीम मेम्बर्स है, ठीक है, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनके अंदर इंथुजियाज्म क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने लास्ट पॉइंट क्या देखा कि यार अपने को जो है अगर विजन अपन ने अच्छे से ड्राफ्ट किया हुआ ना, तो अपने को ये पता चलता है कंपनी की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में जो है कंपनी जा रही है, वो अपने को जो है पता लग जाएगा। तो ये 4 पॉइंट सर आपको जो है अच्छे से याद करने हैं, बिकॉज इंडिविजुअल क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है एग्जाम में स्ट्रेट अवे। आपको जो है 3-4 मार्क्स के लिए अगर उसको लग रहा है कि कभी उसको 2 और 2+3 मार्क का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, जनरली अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो क्वेश्चन पेपर भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आफ्टर एक बार अपना चैप्टर 1 हो जाए ना। उसके बाद अपन चैप्टर 2 शुरू करने से पहले क्वेश्चन बैंक भी अपनी जो है चैप्टर 1 की कंप्लीट करेंगे, और जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आता है SM का स्पेसिफिकली, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्या अगर मैं पहले लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेता ना, तो तुमको चीज़ें पता नहीं लगती। अभी जब तुम पहला चैप्टर कर रहे हो, तो उसके बाद जब तुम जाके क्वेश्चन पेपर देखोगे तो हाँ, तो एक आधा क्वेश्चन तुमको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो अपन ने अभी चैप्टर 1 से देखा हुआ है। ऐसे आपको मिलेंगे। May 24 का पेपर में आपको दिखाऊंगा, 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे चैप्टर 1 से आए हुए, ठीक है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ऊपर अपन ने देखा था, है ना, ऊपर नीचे अपन ने वो ये सॉरी मिशन से आया हुआ था ना बराबर। ये देखो मिशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में डायरेक्ट उठ के आया था, ठीक है। तो ये अपन जो है अपन जब क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो तुमको लगेगा कि हाँ ये अपन पढ़ के आए, ऐसे एग्जाम में आ रहा है। तो ऐसे ही तुमको जो है थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा। मैं पहले ही, तुम जब आए हो नए नए सब्जेक्ट तुमने लिया है,
तभी तुमको अगर दिखा देता तो फिर तुमको समझ में नहीं आती ना चीज़ें ज़्यादा कि यार ये क्या है, कैसा पेपर होता है। तो इस चैप्टर के बाद तुमको अच्छे से सारी चीज़ जो है समझ में आ जाएगा। हो गया। तो उसके बाद अपन आ जाते हैं मिशन के ऊपर पे। कल अपन ने मिशन भी देखा था। मिशन क्या देखा था अपन ने? मिशन जो है करंट सिचुएशन से जो है अपनी डील करता है। करंट में अपनी कंपनी क्या कर रही है, प्रेजेंट में कंपनी का क्या सिचुएशन है, प्रेजेंट में कंपनी का क्या सीन है, ये जो है अपने को मिशन पढ़ के जो है पता लग जाता है। तो मिशन के अंदर सर अपन ने क्या चीज़ देखा कि मिशन के अंदर बेसिकली अपने को ये पता लगता है कि कंपनी के गोल्स क्या है और कंपनी कैसे उन गोल्स तक पहुंचेगी, क्या रास्ता होगा जिन रास्ते पे चल के कंपनी अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर पाएगी। तो वो अपने को जो है उसका मिशन स्टेटमेंट पढ़ के पता लग जाएगा, है ना। उसके बाद सर अपन ने अपने को जो है फर्म का जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसका पर्पस पता लग जाएगा कि भाई वो एग्जिस्टेंस में क्यों है, ठीक है ना। कौन से कस्टमर के नीड्स जो है वो करंट में जो है ये सेटिस्फाई करने को देख रही है, कौन से कैपेबिलिटीज़ वो करंट में रख रही है, प्रेजेंट में उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ है, प्रेजेंट में सर उसका रोल क्या है सोसाइटी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें अपने को जो है मिशन स्टेटमेंट पढ़ के पता लग जाएगा। उसके बाद अपन ने जो है HDFC LIC अगेन इनके जो स्टेटमेंट्स जो है वो अपन ने पढ़े थे फॉर एग्जांपल। उसके बाद सर अपन ने एक इंडिविजुअल क्वेश्चन देखा जो कि अपने को May 24 के पेपर में देखने को मिला था। क्या कि यार एक मिशन स्टेटमेंट जो है एक आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन के पास उसका एक मिशन स्टेटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपन ने इसके अंदर सबसे पहले चीज़ देखा कि क्या कि अपने को ये इंश्योर करना है कि यूनामिनिटी ऑफ पर्पस हो। यूनामिनिटी ऑफ पर्पस मतलब क्या, हर एक बंदे का पर्पस एक होना चाहिए। अगर अपना पर्पस ग्रोथ है तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को जाकर के पूछ लो कि भाई कंपनी का पर्पस क्या है, तो उसने ग्रोथ ही बोलना चाहिए। कंपनी को ग्रोथ चाहिए, कंपनी को एक्सपांशन करना है, कंपनी को जो है मोटा प्रॉफिट बनाना है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो वो एक पर्पस होता है आपका। तो पर्पस जो है एक हो, सारे लोग उसी पर्पस के लिए काम करें, इसके लिए अपना मिशन जो है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अपन क्या बोल रहे हैं सर कि अपने को जो है एक बेसिस मिल जाए। बेसिस किस चीज़ के लिए मिल जाए? रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के लिए एंड रिसोर्स के अलोकेशन के लिए, कि कैसे आपके डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं। अब जैसे कि सर एग्जांपल में अगर आपको एक यहाँ पे दूँ, थोड़ा सा और एक ये पॉइंट आपका क्लियर दिमाग में जाए, तो एग्जांपल लेते हैं सर, एक कंपनी का अपन एग्जांपल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल अपन जो है टाटा देख लेते हैं सर। टाटा के अंदर सर आप देखोगे तो टाटा के अंदर सर वेरियस बिजनेस करता है आज टाटा। टाटा के सर एयरलाइंस भी है ना। टाटा सर टाटा मोटर्स भी है। टाटा का स्टील बिजनेस भी है। टाटा फिर आपका जो है होटल्स वगैरह भी है टाटा वगैरह के, है ना। तो टाटा सर मल्टीपल बिजनेस करता है, ठीक है। टाटा मल्टीपल बिजनेस कर रहा है। तो आज की डेट में सर टाटा मल्टीपल बिजनेस कर रहा है तो उसको मैनेज करना है सर, उसको हर एक जो उसके डिफरेंट बिजनेसेस है उसके अंदर उसको सारे रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। तो उसको अगर मिशन होगा ना एक उसके पास, उसके ऑल ओवर एक पूरे ग्रुप का उसका मिशन होगा ना, तो उसको पता लगेगा कि भाई कौन से बिजनेस में वो कितना रिसोर्स एलोकेट करना है, ठीक है, किधर ज़्यादा करना है, किधर कम करना है, कौन सा बिजनेस का क्या मिशन है, उसके हिसाब से सर उसको जो है रिसोर्स एलोकेट करते आएगा। तो सर वही अपन बोल रहे हैं कि अगर अपने पास एक मिशन होगा तो अपने को एक बेसिस मिलेगा जिससे अपन जो क्या कर पाएंगे, रिसोर्सेज को एलोकेट कर पाएंगे, रिसोर्स को यूटिलाइज कर पाएंगे, है ना। फिर अपने एक जनरल टोन इस्टेब्लिश होगा। जनरल टोन इस्टेब्लिश होगा मतलब क्या कि यार सब लोग जो है एक ही चीज़ बोलेंगे कि यार अपना मैं अगर मान लो कर कि टाटा के अंदर कोई भी एम्प्लॉय को जाके पूछूंगा कि भाई बता मिशन क्या है तेरा, तू क्यों यहाँ पे आता है, तू क्यों यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसका मिशन एक ही होगा जो टाटा का पूरा ऑल ओवर टाटा ग्रुप का मिशन होगा। कोई भी ऐसा नहीं आपको बंदा वहाँ पे मिलेगा कि भाई बोलेगा कि यार मेरा तो मिशन ये लोग है बाहर में, मैं तो बस आता हूँ अपने जो 2-4 पैसे वैसे मिल जाए, 9 से 10 मेरा मजबूरी है, मेरे को आना पड़ता है, मतलब ऐसा वो आपको नहीं बोलेगा। वो आपको ये बोलेगा यार कि यार मेरा ये मिशन है, मेरे को मेरे कंपनी का ये गोल है, मेरे को इसको अचीव करने में उसकी मदद करनी, बस मेरा ये पर्पस है। तो एक जनरल टोन स्टेट होएगा आपका, आपको फोकल पॉइंट मिलेगा कि भाई मेरे को कहाँ पे फोकस करना है। फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल्स है, आपने जो एक पेपर पे लिख के रखे, वो सिर्फ आपने पेपर पे लिख के नहीं रखे, वो आप रियलिटी में भी लाने की कोशिश करोगे। उसके लिए आप जो है उसको वर्क स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर पाओगे। उसके बाद सर आपका जो है क्या है सर, आपका पर्पस आपको जो है स्पेसिफाई हो जाएगा कि यार ये मेरा पर्पस है, इस पर्पस के लिए जो है मैंने मेरी ऑर्गेनाइजेशन को जो है इस्टेब्लिश किया हुआ है और इस पर्पस के लिए मेरे को जो है काम करना है, ठीक है सर। ये अपन ने पार्ट कल देख ली थी। उसके बाद सर मिशन के बाद आगे अपन बढ़े किसके पास गए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बाद। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अपन ने समझे। इसके अंदर अपन ने बेसिक क्या चीज़ देखी, जहाँ जहाँ सर जो टारगेट्स को मैं जो है मेजर कर सकता हूँ, जो टारगेट्स मेरे टाइम बेस्ड टारगेट्स है, ठीक है, वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे। जिधर मैं जो है मेजर नहीं कर सकता हूँ मेरे टारगेट्स को, जो टाइम बेस्ड टारगेट्स नहीं है, वो मेरे गोल्स बन गए। इसमें अपन ने सिंपल सा एक एग्जांपल देखा था कि भाई आपको सीए बनना है। अच्छा, अब आपको सीए कितने साल में बनना है ये आपने तय नहीं किया है, बस आपको सीए बनना है। मान लो आप जो है 10th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, और 12th स्टैंडर्ड में रह के अभी तक आपने सीए की पढ़ाई शुरू नहीं की है, लेकिन आपको पता है यार मेरे को सीए बनना है। तो ये आपका एक गोल है, ये कोई टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट नहीं कि जिसको आप मेजर कर लोगे कि यार मैंने इतना इतना प्रोग्रेस कर लिया, मैं तो इतना इतना कर लिया हूँ। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई बंदा ऑलरेडी सीए की जर्नी शुरू कर चुका है, उसने फाउंडेशन क्लियर कर रहा है, इंटर में वो ये बोल रहा है कि यार मैं आने वाले 3 साल में जो है 3-4 साल में जो है सीए बनना चाहता हूँ, तो वो टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट है, वो मेजर कर पाएगा यार मेरा इतना इतना प्रोग्रेस हो गया है, अब मेरा जो है इतना इतना साल इतना इतना मैंने इंटरमीडिएट हो गया मेरा, उसके बाद मेरी इतनी इतने टाइम की आर्टिकलशिप हो गई है, तो आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई गोल। तो मैं उसको मेजर कर पा रहा हूँ, तो फिर वो आपका जो है क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर वो आपका गोल नहीं रहेगा। बट अगर आप उसको जब तक मेजर नहीं कर पा रहे हो, जब तक वो टाइम बेस्ड नहीं है, तब तक वो आपका क्या है सर, गोल है।
तो ये एक अपन ने जो है एग्जाम्पल भी देखा। उसके बाद अपन ने एक इसके अंदर इंडिविजुअल क्वेश्चन देखा, जो कि आपका था क्या, ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। सितंबर 24 के लिए मेरे को ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है और जनवरी 25 के लिए भी इंपॉर्टेंट लगता है। अगर सितंबर 24 में इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन नहीं पूछता है तो मेरे को लग रहा है प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये जनवरी 25 में क्वेश्चन पूछ ले। तो अपन एक बार डिस्कशन ले लेंगे, देख लेंगे क्या है क्या नहीं। सितंबर 24 का पेपर हो जाए, क्या पता मेरे को भी सितंबर 24 देने की नौबत आ जाए, हाँ, क्योंकि मैं भी कंफर्म बोल नहीं सकता मई 24 में मैंने क्या गोल खिलाया है ना। तो वो अपन तब का तब देखेंगे, जो भी जैसा होता है वो अपन यूट्यूब पे सारा कुछ आपको अपडेट दे देंगे। बस आप सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। इतना सारा कुछ मैं फ्री में आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, हाँ। जिस कंटेंट के लिए आप 5,000 6,000 7,000 रुपये किसी फैकल्टी को देते, नो डाउट उनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, उधर शायद आपको और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स जो है सुनने को मिलते। बट मैं भी मेरा बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे से जितना हो सके मैं उतना बेस्ट डिलीवर करूँ, है ना। तो उसके रिटर्न में आप क्या कर सकते हो, बस छोटा सा एक सब्सक्राइब बटन आपको दिखेगा, उसको जो है आप प्रेस कर दो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, है ना। इंस्टाग्राम में बोलूँगा नहीं, बिकॉज इंस्टाग्राम अपने जो है इतने काम की चीज़ नहीं है। बट अगर कोई इंस्टाग्राम पे भी है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकता है। मेन अपने लिए काम की चीज़ क्या है, यूट्यूब और टेलीग्राम। टेलीग्राम के अंदर अपन जो है होमवर्क दे रहे रोज़, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपका मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए वो तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और यूट्यूब पे सारा कंटेंट आ रहा है सर, लेक्चर आ रहे हैं, तो वो भी आपको सब्सक्राइब करना है। बाकी इंस्टाग्राम पे अपन टाइम पास वगैरह थोड़ा बहुत करते रहते हैं, तो अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो तुम वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, है कि नहीं। अपन आ जाते हैं किसके ऊपर सर, अपन आ जाते हैं सर ऑब्जेक्टिव्स के। अपना कैरेक्टरिस्टिक क्या है अपने ऑब्जेक्टिव्स के। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर, कि अपना जो है वो रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा अपने इन्वायरमेंट के साथ में, कि बिजनेस का क्या रिलेशनशिप है उसके इन्वायरमेंट के साथ में। आगे जब अपन चैप्टर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर 3 पढ़ेंगे, तो इस वाली लाइन को ना, कि बिजनेस का जो रिलेशन है इन्वायरमेंट के साथ में, इसको और डिटेल में आने वाले चैप्टर 2 चैप्टर 3 के अंदर अपन पढ़ने वाले। फिर अपन वो क्या बोल रहा है सर अपने को, वो बोल रहा है कि दे शुड बी फैसिलिटेटेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस। जो अपने मिशन है, जो अपना पर्पस है, उसको जो है अचीव करने के लिए जो है अपनी हेल्प करनी चाहिए। बेसिस देने चाहिए किसके लिए सर, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स। फिर अपने वो स्टैंडर्ड सेट करेंगे किसके लिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए अपने। फिर जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो कैसे होने चाहिए, कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक होने चाहिए। आप जो है उसको सेट करोगे गिवन टाइम फ्रेम के अंदर में, उसको एक टाइम फ्रेम से आप रिलेट करवाओगे कि भाई इतने इतने टाइम में अपने को इसको अचीव करना है। वो जो आपके ऑब्जेक्टिव है मेजरेबल होने चाहिए, कंट्रोलेबल होने चाहिए, आपके लिए चैलेंजिंग होने चाहिए, और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव जो है कोरिलेट करने चाहिए। इसमें मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, एक बच्चा है सीए कर रहा है, सीए इंटर में, और बोल रहा है भाई मैं अभी जो है डॉक्टर करूँगा, ठीक है। मैं आने वाले 2 साल में, 2 साल बाद तो उसकी आर्टिकलशिप शुरू होगी, वो कह रहा है नहीं मैं 2 साल बाद डॉक्टर बनूंगा, नीट का एग्जाम दूंगा मैं। तो वो आपकी जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है वो आपस में कोरिलेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स अपन क्या बोल रहे हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक ये है आपके ऑब्जेक्टिव्स का कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव जो है आपस में कोरिलेट करने चाहिए। और लास्ट अपन ने क्या देखा कि यार आपका जो ऑब्जेक्टिव है शुड बी सेट विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो भी आपकी रिसोर्सेज है, जितने आपके रिसोर्सेज है, जितनी आपकी औकात है, उसके अकॉर्डिंग देखते हुए अपना ऑब्जेक्टिव सेट करो, उसके बाहर मत सेट करो, उसके कंस्ट्रेंट्स के जो भी आपके कंस्ट्रेंट्स है उसके विद इन आप आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको सेट करो, ठीक है। ये अपन ने जो है 10 पॉइंट देखे आपकी किसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद सर आज का जो है हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर अपन जो है अपना नया टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या है, स्ट्रैटेजिक लेवल्स। बट इधर तक के लिए तुम सांस ले सकते हो, रिवीजन अपना जो है कल की क्लास का कंप्लीट होता है। कितना टाइम लग रहा है अपने को रिवीजन करने में, 17 मिनट अपन ने लगा दिया रिवीजन करने में। मतलब तुम देख रहे हो कितना टाइम अपन लगा रहे हैं, मतलब 1 से 1.5 घंटा अपन पिछली क्लास में लगा रहे हैं उसको समझने में। उसके बाद आते साथ नई क्लास में अपन 10 से 15 मिनट लगा रहे हैं उसको वापस रिवाइज करने में। मतलब तुम देख रहे हो उतना मैं तुमको मेहनत करवा रहा हूँ, तो तुमको भी साथ में मेरे साथ मेहनत करनी है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में और पॉलिश होते जा रहा है। अगर मेरे को वापस सितंबर 24 में वापस पेपर देने की नौबत पड़ती है तो मैं तो लिख लूँगा, लेकिन तुमको भी तो लिखना पड़ेगा ना साथ में। अगर मतलब तुम्हारा तो शॉर्ट शॉर्ट है, तुमको देना है, ठीक है, तभी तुम्हें लेक्चर देख रहे हो। मेरा शॉर्ट शॉर्ट नहीं है, मेरे को देना नहीं देना है, ठीक है। हो सकता है कुछ भी हो सकता है। वैसे अगर मैं थोड़ा बताऊँ मेरे मई 24 के पेपर्स के बारे में, तो अकाउंट्स में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी मेरे लिए। जनरली क्या होता है ना, पहला पेपर मेरे लिए हमेशा थोड़ा दिक्कत वाला होता है, पता नहीं क्यों। पहला पेपर मेरे को हमेशा दिक्कत देता है, मैं चाहे वो फाउंडेशन की बात करूँ या फिर इंटर की बात करूँ, पहला पेपर मेरे को हमेशा दिक्कत देता है। बट इस बार क्योंकि MCQs थे, तो अकाउंट्स के अंदर थोड़ा सा वहाँ पे गेम मेरी लेवल हो गई, नहीं तो दिक्कत हो गई थी मेरे को अकाउंट्स में भी। उसके बाद लॉ में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लॉ हमारा काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मतलब मेरा ऐसा जो सब्जेक्ट अच्छा जाता है ना, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ऐसा लगता है कि यार इसके बारे में ज़्यादा मत बोलो, फिर उधर भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो लॉ के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम समझ सकते हो मेरा कैसा गया होगा। फिर अपना अगला पेपर कौन सा था, तो अगला पेपर था टैक्स का। टैक्स के बारे में भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस GST के बारे में मैं इतना बोलूँगा कि GST थोड़ा सा इन्होंने लेंदी रखा था मेरे ख्याल से। काफ़ी जो पहला क्वेश्चन आता है GST का,
आपका, जिसमें आपको पूरा जो टोटल टोटल इनकम टाइप होता है, जैसे अपना इनकम टैक्स के अंदर होता है, जिसके अंदर अपने को पूरी कंप्यूटेशन करनी पड़ती है जीएसटी की लाइबिलिटी की। तो वो थोड़ा सा मेरे को जो है काफ़ी लेंदी लगा, उसके अंदर काफ़ी सारे नोट्स लिखने पड़ रहे थे। जैसे कि अपने को पता है कि अपने को जीएसटी के सामने नोट्स लिखने पड़ते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी नोट्स मेरे को लिखने पड़ रहे थे, तो थोड़ा सा वहाँ पर टाइम मेरा चलेगा। तो जीएसटी मेरे को थोड़ा सा लेंदी लगा और थोड़ा सा ट्रिकी भी लगा इस बार का जीएसटी मेरे को। और तो टैक्स के बारे में मेरे पास इतना कुछ बोलने के लिए है नहीं। फिर आता है कॉस्टिंग, जहाँ पे मेरी मेन गेम बच गई क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर मैं पता नहीं, मतलब अकाउंट से लेके टैक्स तक मैं अच्छे से टाइम मैनेज कर रहा था, लेकिन कॉस्टिंग में आके पता नहीं मेरे को क्या होगा कि मैं सही से टाइम मैनेज नहीं कर पाया अपना। पहले ही जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया उसके अंदर मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और मेरा जो ध्यान था वो वॉच की तरफ मेरी था ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला मैं कितना टाइम वहाँ पे लगा गया। तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कत हो गया कि यार मैं थोड़ा टाइम वहाँ पे मैंने वेस्ट कर दिया। तो कॉस्टिंग के अंदर और एमसीक्यू भी दिक्कत कर दिए। एमसीक्यू तो आए नहीं, मतलब लिटरली सारे एमसीक्यू में ठोक के आया हूँ। मतलब मेरे को सिर्फ 4-5 एमसीक्यू जो इंडिविजुअल एमसीक्यू होते हैं, वैसे कि अगर आपको एमसीक्यू का पैटर्न पता है, तो एमसीक्यू का पैटर्न ऐसा होता है कि आपको कॉस्टिंग के अंदर मेरे ख्याल से 2 केस स्टडी आई थी कॉस्टिंग के अंदर में, और कुछ 4-5 एमसीक्यू आए थे इंडिविजुअल, जो कि केस स्टडी बेस्ड नहीं थे, जो कि इंडिविजुअल थे, जो कि आप ऐसे इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो। जो 4-5 जो इंडिविजुअली आए वो तो मैं सॉल्व कर पाया, लेकिन जो केस स्टडी बेस्ड आया ना, उधर मैं थोड़ा सा अटक गया। मेरे को उधर थोड़ा सा जो है दिक्कत होने लगी। तो कॉस्टिंग के अंदर मेरे को सारे एमसीक्यू ठोकने पड़े जो केस स्टडी वाले थे, जो कि मेजॉरिटी मार्क्स कैरी करते थे, वो मेरे को ठोकने पड़े। इंडिविजुअल जो 4-5 आते थे वो मैंने किया, और बाकी जो अपना प्रैक्टिकल पार्ट होता है जो अपने को सॉल्व करना होता है, उधर मेरा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। बट स्टिल 70 के आसपास का मैंने अटेम्प्ट किया रहेगा, तो डोंट नो क्या होने वाला है मेरे साथ उसके अंदर। मतलब मेरे को लगता है अगर मेरी गाड़ी कोई पेपर डुबाएंगे तो वो या तो कॉस्टिंग होगा, या तो अकाउंट्स होगा, या तो तीसरा हमारा एफएमएसएम वो भी हो सकता है। अब तुम बोलोगे बंद करो भाई, इसका नहीं देखने का, आपको ये एफएमएसएम में बोल रहा श्योर नहीं है। बट ऐसा नहीं है, एफएम में मेरा एसएम मेरा काफ़ी अच्छा, मैं मतलब एसएम मेरा अच्छा ही गया। ऐसा नहीं है, एसएम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एफएम के अंदर मेरे को मेन दिक्कत आ गई। एफएम के अंदर मतलब लिटरली मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे को थेरी अटेम्प्ट करनी पड़ी। ठीक है, मतलब तुम अभी समझोगे नहीं कि एफएम में इसने थेरी अटेम्प्ट कर ली तो भाई मतलब ठीक है ना, कर सकते हो, उसमें क्या हो गया। लेकिन जो जिन जिन स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस है, जिन्होंने एक आधा अटेम्प्ट दिया हुआ रहेगा, मतलब वो तो ऑब्वियसली ये लेक्चर्स नहीं देख रहे, लेकिन एफएम के अंदर क्या होता है कि थेरी कोई भी जनरली अटेम्प्ट नहीं करता है। थेरी सबका ऑप्शन में होता है पहले से ही। लेकिन मेरा जो है ऐसा मानना है कि थेरी को अपने को छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं एफएम की थेरेपी करके गया था, ऐसा नहीं कि मैंने मेरा बैकअप रेडी नहीं रखा था, मैं ऐसे ठोक के आया वहाँ पे, नहीं ठोका नहीं है मैंने एफएम की थेरी की भी प्रैक्टिस की थी, मैंने एफएम की थेरी भी रटी है, तभी मेरा वो बैकअप रेडी था। तो मेरे को मेरे बैकअप को यूज़ करने की नौबत पड़ गई। तो तुम समझ सकते हो जब एक बंदे को उसके बैकअप को यूज़ करना पड़ रहा है, मतलब उसकी हालत सही में ख़राब थी उस टाइम पे। तो मेरी हालत एफएम के अंदर इतनी ख़राब हो गई थी, मेरे को मेरे बैकअप को यूज़ करना पड़ा, जो कि थी थेरी। तो हमेशा मैं थेरी को हमेशा एज अ बैकअप रखता था। जैसे कि कॉस्टिंग के अंदर भी मेरे को मेरा बैकअप यूज़ करना पड़ा था, समझ रहे हो। कॉस्टिंग के अंदर में भी थेरी आती है, एफएम के अंदर में भी थेरी आती है, तो दोनों जगह मेरी बैकअप होते थे। सब बच्चे जो है जनरली थेरी को इग्नोर करते हैं, आप किसी से भी पूछ लो, मोस्ट ऑफ द लोग आपको ये बोलेंगे भाई थेरी को इग्नोर मार, प्रैक्टिकल कर, प्रैक्टिकल से तेरा काम हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना थोड़ा उल्टा है कि यार जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, अपन टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, तो थेरी एकदम फटाफट जो है अपन लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को आदत होती है जनरली अपने हाथ चलाने की। लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर क्या होता है कि अपन जो है अपन एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए ना काफ़ी ज़्यादा स्लो चलते हैं, कि यार अपने को एक्यूरेट रहना, किधर भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो अपन एकदम धीरे धीरे चलते हैं, उधर अपनी एक स्पीड नहीं आती। ऐसा मैंने जनरली मेरे साथ ऑब्जर्व किया, मेरे को पता नहीं बाकी के साथ क्या होता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा मेरी जो थेरी है उसको एज अ बैकअप रेडी रखता था। हमेशा मेरे को भाई कोई भी रिस्क नहीं चाहिए रहता था, कि भाई अपने को रिस्क नहीं लेने का, थेरी अपने को जो है अपने को बैकअप में चाहिए। तो एफएम के अंदर भी मैंने थेरी अटेम्प्ट की है, वहाँ पे भी मेरे को मेरे बैकअप को यूज़ करना पड़ा। और कॉस्टिंग के अंदर में भी जो है मेरे को मेरे बैकअप को यूज़ करना पड़ा, कि मेरे को थेरी जो है अटेम्प्ट करनी पड़ी। अब मैं इसको बैकअप की बोल रहा हूँ क्योंकि मैं शुरू से यही चलता था मान के कि अपन करेंगे प्रैक्टिकली, बट खुदा ना खास्ता अगर कुछ नीचे ऊपर हो गया तो अपने को थेरी जो है अटेम्प्ट करना पड़ सकता है। तो उसके लिए अपने को थेरी को भी जो है रेडी करना पड़ेगा, थेरी को भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने थेरी भी जो है अच्छे से रिवाइज करके मैं गया था एग्जाम में, तभी मेरे को जो है मेरे बैकअप ने जो है, शायद अब वो पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा कि भाई बैकअप ने बचाया कि नहीं, कि बैकअप ने बचाया कि बैकअप ने डुबाया। बिकॉज थेरी ऐसी है कि अगर तुम कीवर्ड जो होते हैं वो अगर नहीं लिखो तो तुमको मार्क्स नहीं मिलते एफएम और कॉस्टिंग की थेरी के अंदर में। तो उसका थेरी को अटेम्प्ट करना एक रिस्क होता है, इसके लिए बच्चे जो है उसको छोड़ के जाते। लेकिन मैंने करा था रिवीजन, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी, टाइम कम पड़ा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। ऐसे तो नहीं अपन छोड़ के आ सकते, हार मान के आ सकते। तो एंड तक अपन लड़े, बैकअप को यूज़ किया, थेरी मैंने अटेम्प्ट करी, तो वहाँ पे है। और ऑडिट के अंदर भी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, और जब तुमको पता है मैं कुछ नहीं बोलता तो कैसे चाहता है मेरा पेपर। तो ऑडिट के अंदर भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ऑडिट वॉज गुड, ऑडिट अच्छा था। मज़ा आया ऑडिट में, ऑडिट और लॉ में मज़ा आया। ऑडिट और लॉ को छोड़ के मेरे बाकी सारे पेपर में लगे ही लगे। टैक्स भी अच्छा था,
और बाकी 3 पेपर में मेरे लगे। मतलब तुम सिचुएशन देख रहे हो तो ग्रुप 1 में भी ऐसा पेपर है जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मेरे लगे हुए, और ग्रुप 2 के अंदर तो मैं 2 पेपर में बोल रहा हूँ जहाँ पे मेरे लगे हुए। ठीक है, मतलब अगर लगेंगे तो मेरे पूरे लगेंगे, बचूंगा तो पूरा बचूंगा, ऐसा नहीं बीच में लटक जाऊंगा, है ना। एक ग्रुप निकल गया है, वैसे वाले सिचुएशन में मेरे को नहीं लगता मैं आऊँगा। जाऊँगा तो या तो पूरा पार जाऊँगा, या फिर रह जाऊँगा तो पूरा रह जाऊँगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। देखते हैं अभी मेरे को, लेकिन लगता है ज़्यादा टाइम वो दूर है। आज मैं जब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1 जून है, और आ जाएगा मेरे ख्याल से जून एंड तक, 20 जून के बाद मेरे को लगता है कभी भी आ सकता है रिजल्ट। तो देखते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। मैं वैसे शेयर नहीं करता ये सारी चीज़ें, बट अभी अपन ने क्योंकि एक्टिव रहने का डिसीजन लिया है यूट्यूब और इंस्टा सारे सोशल मीडिया पे, तो करेंगे शेयर आपके साथ भी। अगर कुछ अपना कम्युनिटी बनता है तो डेफिनेटली उनको भी अपन बताएंगे कि क्या अपने एक्सपीरियंसेस थे, क्या थे। बट मोटा मोटी मैं सोचा कि अपन फुल्ली कंटेंट का दे रहे हैं, और बाकी मैंने फैकल्टीज के लेक्चर्स देखे तो वो लोग एकदम, मतलब वो लोग एकदम आराम आराम से चल रहे हैं। मेरे को लगा मैं यार बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्लो डाउन होकर थोड़ी सी बाकी बातें भी करते हैं ताकि तुमको भी बोर ना हो, है ना, ताकि तुम भी मेरे से थोड़ा रिलेटेबल फील कर सको। बाकी अभी अपन आ जाए मुद्दे पे बात करें। सारा टाइम तो अपन ये बातें तो कर नहीं सकते, है ना। मैं बता रहा हूँ, अगर अपना ये लाइव लेक्चर चल रहे होते ना, जिससे फॉर एग्जाम्पल बस जूम पे बच्चे होते जिनसे मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, तो बहुत मज़ा आता है। बट क्योंकि मैं रिकॉर्डेड मोड पे करता हूँ ना, तो मेरा ध्यान सिर्फ कंटेंट पे होता है कि यार बच्चे को सिर्फ अपने को कंटेंट देने का है, बाकी सारे बातें नहीं करने की। तो वो थोड़ा सा लैक करते हैं अपन रिकॉर्डेड इस पर, बट ठीक है, चलता है, कोई नहीं। हर एक चीज़ के अपने कुछ पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इसके कुछ है, इसके कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, बट चल रहा है काम, ठीक है। तो सर अपन जो है अपन आ जाते हैं वापस किसके तरफ, अपने पढ़ाई की तरफ पे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट की तरफ पे। जब अपन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तो मैं और डिटेल में बताऊंगा कि मेरे साथ एग्जाम में क्या हुआ, मैंने क्या अटैम्प्ट किया, क्या नहीं अटैम्प्ट किया, कैसे अटैम्प्ट किया, और उसका फिर क्या आउटकम होगा, वो मैं तुम्हारे साथ मेरी जो सर्टिफाइड कॉपी रहेगी वो मंगा करके तुम्हारे साथ भी शेयर करूँगा। और सारी बातें करेंगे अपन, डिटेल बातें करेंगे। मेरे पास मेरे नवंबर 23 के भी अटेम्प्ट की कॉपियाँ हैं एसएम की, तो उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ की है, तो मैं वो भी तुम्हारे साथ शेयर करूँगा ताकि तुम वो गलतियाँ ना करो, है ना। तो वो भी अपन कर सकते हो, तो आराम से तुमको तुमको पूरी तरीके से गाइड करेंगे, जितना अपने को पता है, जितना अपने पास नॉलेज है, वो सारा तुम्हारे साथ मैं शेयर करूँगा। फिर बाकी देखते हैं क्या होता है अपने साथ, तुम्हारे साथ, मेरे साथ, किसको नहीं पता क्या होगा, ठीक है। तो अपन आ जाते सर अपने नए टॉपिक की तरफ है। नया टॉपिक क्या, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन की। भाई अलग अलग लेवल होते हैं, अगर आपको याद रहेगा तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में ही आपको बताया था क्या, कि यार अपने जो है जब अपन बचपन में होते थे, 11 12 में होते थे, तो अपने को बताया था टॉप लेवल है, बॉटम लेवल है, लोअर लेवल है। अभी सर ये सारा नहीं चलता था, टॉप लोअर बॉटम नहीं चलता। इधर क्या चलता है सर, इधर चलता है कॉरपोरेट, इधर चलता है बिजनेस, इधर चलता है फंक्शनल, इधर ये सारे लेवल्स चलते हैं, ठीक है। तो टॉप को कौन रिप्लेस कर रहा है, कॉरपोरेट, बॉटम को कौन रिप्लेस कर रहा है, बिजनेस, और लोअर को कौन रिप्लेस कर रहा है, फंक्शनल, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर आपको ये याद होगा तो मैंने एक पिरामिड भी आपके साथ डिस्कस किया था, स्ट्रैटेजी मेकिंग का पिरामिड। ये देखो बताते हैं तुमको, ऊपर आते हैं, ऊपर ऊपर ऊपर, ये देखो ये पिरामिड की मैं बात कर रहा हूँ। ये पिरामिड अपन ने डिस्कस किया था, स्ट्रैटेजी मेकिंग का पिरामिड, कि अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था भाई जो अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है वो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर बताता है। इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल भी बताया किसका, मुकेश भाई का और अपने गौतम भाई अडानी का, कि भाई ये लोग क्या है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है जो कि अपने इसके लिए कंपनियों के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, है ना। तो ये आपके क्या है सर, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ये लोग बनाएंगे। फिर बिजनेस स्ट्रैटेजीज कौन बनाएगा, बिजनेस लेवल मैनेजर्स। फिर आपकी फंक्शनल स्ट्रैटेजीज कौन बनाएगा, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। अलग अलग फंक्शन मैंने आपको बताया था कौन से अलग अलग फंक्शन होते हैं, R&D हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। ये सारे आपके क्या अलग अलग फंक्शंस हो जाएंगे सर। तो ये अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग मैनेजर होते हैं जो कि अपने फंक्शन के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे। फिर ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज होता है जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, और बेसिकली यहाँ पे भी अपन ने डिस्कस किया था कि भाई अलग अलग जोग्राफिक एरिया में आपका बिजनेस जो है ऑपरेट करता है, तो अलग अलग जोग्राफिक एरिया के अलग अलग जनरल मैनेजर्स होते हैं, वो अपने जो है क्या बनाते हैं, अपने अलग अलग जोग्राफिक एरिया के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ठीक है। ये अपन ने चीज़ें डिस्कस की थी। अब इस चीज़ों को थोड़ा सा और अपन डिटेल में लेके जाएंगे, और प्रॉपर एक अलग हेडिंग है अपने मॉड्यूल के अंदर में, अपने नोट्स के अंदर में, जो कि तुम देख सकते हो किधर है, नीचे आ जाते, ये रहा, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो ये बोल रहा है करके क्या, अ टिपिकल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इज अ मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन होते हैं, अलग अलग डिवीजन होते हैं। जो अपनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अलग अलग डिवीजन होते हैं, दैट कंपनीज इन सेवरल डिफरेंट बिजनेसेस, सेवरल डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं। एग्जाम्पल लेते सर, जैसे कि इन्होंने पतंजलि का एग्जाम्पल लिया, अगर मैं मॉड्यूल के हिसाब से जाऊँ तो मॉड्यूल के अंदर पतंजलि का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अपन बाकी भी अगर एग्जाम्पल डिस्कस करें तो रिलायंस हो गया, रिलायंस के पास अलग अलग बिजनेसेस है, जैसे कि कौन से सर, रिलायंस डिजिटल है। रिलायंस के अपने रिलायंस रिटेल इसमें भी है, रिलायंस का स्मार्ट बाजार, बिग बाजार को उसने अभी अक्वायर किया, तो उसका नाम उसने क्या कर दिया, स्मार्ट बाजार कर दिया। तो रिलायंस रिटेल सेक्टर में भी है, ठीक है। उसके बाद रिलायंस के आपका जो है ये चल रहा है टेलीकॉम सेक्टर में भी है, रिलायंस जियो,
है ना। तो रिलायंस के पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं, तो मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर क्या होता है सर, मल्टीपल बिजनेस के मल्टीपल टीम्स है। अब रिलायंस जियो की टीम अलग है, रिलायंस रिटेल की टीम अलग है, वो अलग अलग टीम अपने जो रिस्पेक्टिव डिवीजन उनको दिया गया है बिजनेस के, वो उसको जो है वो हैंडल करते हैं। तो वही बोल रहे हैं सर अपन, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, इसके अंदर काफ़ी सारे डिवीजन होते हैं, और काफ़ी सारे डिवीजन्स के अंदर जो है काफ़ी सारी अलग अलग टीम्स बनती है। इट डज सेपरेट सेल्फ कंटेंट डिवीजन्स टू मैनेज ईच ऑफ दिस बिजनेस। हर एक बिजनेस का अपना एक डिवीजन होता है जो कि उसको मैनेज करता है। आगे अपन देखेंगे तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर को भी अपन जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे आराम से एकदम, कोई कहीं नहीं अपने को। सर मॉड्यूल के एग्जाम्पल के अंदर, अगर मॉड्यूल के एग्जाम्पल के हिसाब से अपन चले, तो मॉड्यूल ने एग्जाम्पल दिया पतंजलि का। अभी हो सकता है सर काफ़ी बार ऐसा हुआ भी है कि जो मॉड्यूल के अंदर एग्जाम्पल्स दिए हुए ना, वैसे ही कुछ रिलेटेड केस स्टडी बन करके एग्जाम में आ जाती है। तो मैं इसीलिए अपने को एग्जाम्पल्स नहीं दे करके आपको मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स ही दे रहा हूँ, क्योंकि वही आपको फिर कल जाके एग्जाम में केस स्टडी बन करके जो है आ जाएगी। तो आप लोग को जो है रिलेट कर पाओगे, आप लोग को याद आएगा, तो अच्छे से आपको समझ पाएगी वो चीज़, समझ में आ पाएगी वो चीज़। ठीक है, तो मॉड्यूल के अंदर अगर आप देखोगे तो पतंजलि का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। क्या बोलता है सर, पतंजलि के पास काफ़ी सारे जो है अलग अलग जो है सेक्टर्स के अंदर पतंजलि है, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर में है पतंजलि, है ना। अपन ने देखा ना, वो आयुर्वेदिक काढ़े बनाता है, आयुर्वेदिक चूरन बनाता है ना। तो हेल्थ केयर उसके अंदर वो उसके उसके मेडिसिन है सर, वो उसके लिए वो तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी ऑपरेट करता है। पतंजलि के अगर आप देखोगे तो, अगर पतंजलि के कोई भी स्टोर पर जाते हो ना, तो लोग अपने स्टोर पर ही जो है एक डॉक्टर को बिठा के रखते हैं। ठीक है ना, उनका ही डॉक्टर रहता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर रहता है। तो आप उनसे जाकर फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हो, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे, फिर बाद में जाके आप काउंटर में पतंजलि की मेडिसिन खरीद लो, है ना। तो वो अपने उस सर्विस का चार्ज नहीं देते, आपको प्रोडक्ट बेचते हैं। अब अगर आपके आसपास कोई पतंजलि स्टोर होगा तो आप कभी विजिट कर सकते हो, मैंने किया हुआ है 1-2 बार विजिट घर के काम से, तो इसलिए मेरे को पता है ये। ठीक है, फिर पतंजलि एफएमसीजी सेक्टर में भी है। पतंजलि का आटा आता है, दाल आता है, घी आता है, जो भी अपने खाने पीने की ग्रोसरी वाली चीज़ें होती है, वो सारी जो है पतंजलि आज के डेट पे बना रहा है। तो पतंजलि एफएमसीजी सेक्टर में भी है। पतंजलि ऑर्गेनिक फूड्स भी बनाता है, काफ़ी सारे ऑर्गेनिक डिशेस, ऑर्गेनिक सीरियल्स, है ना, वो अपन कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ऑर्गेनिक वगैरह वो सारी चीज़ें भी वो बना रहा है। ठीक है, काफ़ी सारे जो है मेडिसिनल चीज़ें बना रहा है, वो मेडिसिनल ऑयल्स बना रहा है, मेडिसिनल हर्ब्स बना रहा है। तो पतंजलि जो है वेरियस अलग अलग बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, डिफरेंट बिजनेस में है। इट हैज सेपरेट डिविजन्स विच वर्क विद देमसेल्व्स टू सस्टेन ईच ऑफ दिस बिजनेस। हर एक जो ये बिजनेस है ना, हर एक बिजनेस का एक सेपरेट डिवीजन है जो कि उसको मैनेज करता है धंधे को। अब धंधे को मैनेज करने के लिए आपको लोग चाहिए, तो जो ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो उस बिजनेस को मैनेज करेंगे, उसको अपन एक डिवीजन बोल रहे हैं। तो हर एक बिजनेस का एक सेपरेट डिवीजन होगा जो कि उसको क्या करेगा, मैनेज करेगा। ठीक है, जनरली जो है अपन बोल रहे हैं 3 तरह के जो है आपके लेवल्स होंगे मैनेजमेंट के: कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। जनरल मैनेजर्स आर फाउंड एट फर्स्ट टू ऑफ दिस लेवल। जो पहले 2 लेवल्स होते हैं वहाँ पे आपको जो है आपके जनरल मैनेजर्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपके जो है जो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपके कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल के अंदर आपको जनरल मैनेजर्स मिल जाएंगे। फंक्शनल लेवल के अंदर तो आपके फंक्शनल मैनेजर होते हैं, तो वहाँ आपकी कोई भी जो है जनरल मैनेजर का काम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि अपन ने अब ऊपर किसका एग्जांपल डिस्कस किया, पतंजलि का एग्जांपल डिस्कस किया। तो पतंजलि के अंदर क्या हो रहा है सर, पतंजलि के अंदर कॉर्पोरेट लेवल के अंदर कौन से लोग आएंगे, इधर देखो अपना कॉर्पोरेट लेवल है ये, रुको मैं पेन लेता हूँ, देखो ये कॉर्पोरेट लेवल है। अब कॉर्पोरेट लेवल के अंदर आपको क्या लगता है सर, कौन से लोग आएंगे। हाँ, कॉर्पोरेट लेवल के अंदर अपने बाबा रामदेव आ गए। हाँ, पतंजलि के एक फाउंडर वो है। ठीक है, तो बाबा रामदेव आपका कॉर्पोरेट लेवल पे आ गया। ठीक है, क्योंकि ही इज़ द फेस ऑफ पतंजलि। ठीक है, उन्होंने फाउंड किया पतंजलि को, इस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है, फिर आपके सीईओ, जो भी सीईओ होगा पतंजलि का, वो आप पे कॉर्पोरेट लेवल पे आएगा। ठीक है, जितने भी लोग आपके हेड ऑफिस पे बैठेंगे ना, मेन ऑफिस पे, हेड ऑफिस पे, ठीक है, वो सारे लोग आपके कॉर्पोरेट लेवल वाले लोग रहेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई अभी हेड ऑफिस के अंदर कोई उधर सपोर्ट स्टाफ भी रहेगा, वो भी कॉर्पोरेट, सपोर्ट स्टाफ नहीं रहेगा, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर आपका कॉर्पोरेट स्टाफ, सीनियर एग्जीक्यूटिव, ये सारे लोग जो है आपके कॉर्पोरेट लेवल पे आ जाएंगे, जो कि आपके हेड ऑफिस पे बैठते हैं। ठीक है, उसके बाद पतंजलि के अंदर सर आपके अलग अलग जो है, हमने क्या बोले, बिजनेसेस है। जैसे कि एक हेल्थ केयर का बिजनेस हो गया, ठीक है, एक एफएमसीजी का बिजनेस होगा, फिर अपन ने ऊपर बना मेडिसिनल ऑयल्स, हर्ब्स, ये वाला भी एक बिजनेस है, तो उसका एक बिजनेस हो गया। तो ये हर एक बिजनेस का एक अलग अलग डिवीजन होगा जो कि उसको मैनेज कर रहा होगा। तो डिवीजन ए आ गया, डिवीजन बी आ गया, डिवीजन सी आ गया अपने पास यहाँ पे, है ना, अलग अलग डिवीजन है अपन ने बोला। अच्छा, अब अलग अलग डिवीजन के अंदर अलग अलग फंक्शंस भी चल रहे होंगे। हाँ, अलग अलग डिविजन्स के अंदर अलग अलग फंक्शन चल रहे होंगे। डिवीजन ए अपना हेल्थ केयर, अब हेल्थ केयर का फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग चल रहा होगा, एफएमसीजी का फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग चल रहा होगा।
ठीक है। हर्ब्स का फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग चल रहा होगा। हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट्स होंगे उसकी मार्केटिंग अलग तरीके से हो रही होगी, तो मार्केटिंग का फंक्शन अलग होगा। एफएमसीजी की मार्केटिंग अलग तरीके से हो रही होगी, तो एफएमसीजी का फंक्शन अलग तरीके से चल रहा होगा, है ना। तो ये सारे मल्टीपल जो आपके फंक्शंस है वो हर एक डिवीजन के लिए अलग अलग तरीके से चल रहे होंगे। तो आपका जो है, आप देखो ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, हेड ऑफिस जहाँ पे सीईओ वगैरह बैठे, फिर उनके नीचे आपके क्या आ गए सर, डिवीजन आ गए, अलग अलग डिवीजन आ गए, फिर डिवीजन के नीचे क्या आ गए सर, आपके अलग अलग फंक्शंस आ गए। तो ये आपके सर क्या हो गया, डिफरेंट लेवल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद सर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हो, एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू ब्रिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस टू द मार्केट। मल्टीपल आपके सर नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं सर, अलग अलग सेगमेंट होते हैं जो कि साथ में काम कर रहे होते हैं, जिसके अपन में देखा ना अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग डिवीजन है। सारे लोग आपके जो अलग फंक्शन के अंदर जितने भी सारे आपके फंक्शन है, फाइनेंस वाला हो गया, मार्केटिंग वाला हो गया, आर&डी वाला हो गया, सारे लोग सब साथ में काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं, ताकि वो एक प्रोडक्ट या सर्विस को जो है मार्केट में ला सके, मार्केट में लाके उसको बेच सके। इफ अ कंपनी प्रोवाइड सेवरल एंड ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, इट ऑफन डुप्लीकेट्स दिस फंक्शन। अगर आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज है, अब जैसे कि अब हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट्स है वो एफएमसीजी वाले प्रोडक्ट्स है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो हेल्थ केयर का पूरा डिवीजन अलग चल रहा होगा, हेल्थ केयर के फंक्शन अलग चल रहे होंगे। वही सेम फंक्शन आपके वापस से किधर आ रहे होंगे, मतलब वही, मतलब अलग फंक्शंस आपके कहाँ पे आ रहे होंगे, मतलब आपको, मतलब इधर भी अगर फाइनेंस है, बिजनेस फंक्शन की, अब देखो मेरे पास पेन टैब नहीं है तो मैं इतने अच्छे से तुमको बता नहीं पा रहा हूँ, और मेरी फेशियल एक्सप्रेशन भी तुम नहीं देख पा रहे हो, बट मैं इधर तुमको हाईलाइट करके बता। देखो अभी यहाँ पर जो आपकी डिवीजन है, हेल्थ केयर के अंदर जो बिजनेस फंक्शन है वो अलग चल रहे होंगे, फाइनेंस का अलग चल रहा होगा, फिर आपका जो है इसका अलग चल रहा होगा, किसका, आर&डी का अलग चल रहा होगा, मार्केटिंग का अलग चल रहा होगा। अब वापस अपने को जो है, अभी अगर ये वाले जो प्रोडक्ट होते हैं हेल्थ केयर और एफएमजीसी सेगमेंट दोनों अगर सिमिलर होते, तो अपने को फिर से फाइनेंस और फिर से मार्केटिंग फिर से आर&डी की जरूरत नहीं पड़ती। बट क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है, दोनों अनरिलेटेड प्रोडक्ट है, तो अपने को इसके लिए सर, इसके लिए वापस ये फंक्शंस को अपने को डुप्लीकेट करके यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। इसके लिए वापस अपने को फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, वापस अपने को आर&डी का अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, वापस अपने को आर&डी के अलग लोग लेकर आने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वापस से जो है फंक्शंस क्या हो जाएंगे, आपके डुप्लीकेट हो जाएंगे सर। क्यों, क्योंकि आपके प्रोडक्ट जो है वो रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्ट जो है आपके अनरिलेटेड है, ठीक है ना। तो वही अपने को वो बात बता रहे हैं कि भाई फिर अपने जो फंक्शन है अपने डुप्लीकेट हो जाएंगे, उससे क्या होगा सर, कॉस्ट वगैरह भी अपनी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये सारे पॉइंट आपको जो है याद रखने हैं सर। ईच ऑफ विच कंटेन्स इट्स ओन सेट ऑफ functions to manage each different or product or service. The general manager of these division, अच्छा उसके बाद क्या बोल रहे सर, if it often duplicates this function and creates a series of self contained divisions. Self contained divisions मतलब क्या सर, self contained division मतलब एक ऐसा डिवीजन जो कि अपने जिसके पास खुद के एक ओन सेट ऑफ फंक्शंस चल रहे होते हैं सर। टू मैनेज ईच डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विस मतलब कि वो डिवीजन के पास अपने खुद के अलग अलग जो है फंक्शंस है। जैसे कि अभी अपन देख पा रहे हैं, तो हेल्थ केयर जो है एक क्या है सर, सेल्फ कंटेंट डिवीजन है, क्योंकि इसके पास अपने कुछ फंक्शंस चल रहे हैं। एफएमसीजी क्या है सर, एफएमसीजी के कुछ अपने जो है अलग फंक्शंस है उसके पास। तो ये दोनों क्या होगा सर, ये दोनों हमारे लिए सेल्फ कंटेंट डिवीजन्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद सर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे अगर आप देखते हो तो क्या बोलता है वो, द जनरल मैनेजर ऑफ दिस डिवीजन दे बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन। द ओवरराइडिंग कंसर्न ऑफ द डिवीजन मैनेजर इज हेल्दी ग्रोथ ऑफ द डिवीजन। आपका जो डिवीजन मैनेजर का क्या है सर, डिवीजन मैनेजर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है सर, कि अपने को हेल्दी ग्रोथ अचीव करना है, अपने को ग्रोथ चाहिए, हेल्दी ग्रोथ चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने को अभी अपन तुरंत ग्रोथ की तरफ चले गए, तुरंत अपन ने जो है तेजी ले ली, वापस अपना जो है धंधा फिर से स्लो हो गया, ऐसा अपने को नहीं चाहिए। अपने को एक अच्छा जो है एक स्टडी हेल्दी ग्रोथ चाहिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग हाउ टू क्रिएट अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंड अचीव हायर प्रॉफिटेबिलिटी। सर ये जो सेल्फ कंटेंट डिवीजन है ना, जिनकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो सेल्फ कंटेंट डिवीजन है, अपने लिए सेल्फ कंटेंट डिवीजन कौन सा हो गया सर, ये हेल्थ केयर वाला और ये एफएमजीजी वाला, क्योंकि दोनों ही क्या है, अनरिलेटेड है, दोनों कोई भी रिलेटेड प्रोडक्ट है नहीं। तो दोनों के लिए फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, इनको अपने सेट ऑफ फंक्शंस तुम कैरी कर रहे हो, तो तुम हमारे लिए क्या हो गए, तुम हमारे लिए जो है सेल्फ कंटेंट डिवीजन हो गए। तो इस जो सेल्फ कंटेंट डिवीजन का मैनेजर है, सेल्फ कंटेंट डिवीजन के मैनेजर रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए, अपन बोल रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए, तो अपन बोल रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे वो अपने लिए कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट करेगा। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट करना कि कैसे वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहेगा, ठीक है ना, कैसे वो अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा हटके काम करेगा, ये उसके लिए वो उसका रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और कैसे वो हायर प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करेगा अपने जो भी उसके पास रिसोर्सेज और कैपिटल अवेलेबल है उसको यूज़ करके, ठीक है। तो जो सेल्फ कंटेंट डिवीजन है, जो जिसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, सेल्फ कंटेंट डिवीजन का जो मैनेजर है, ये सेल्फ कंटेंट डिवीजन के मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक तो पहला वो अपने कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा हायर प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। ये हायर प्रॉफिटेबिलिटी वो कैसे अचीव कर पाएगा, जो भी उसके पास रिसोर्सेज और कैपिटल अवेलेबल है उसको यूज़ करके। क्लियर है सर, यहाँ तक अगर आपको ये बात क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है सर, तो ये जो सेल्फ कंटेंट डिवीजन है ना,
अभी अपन ने क्या पढ़ा, अभी अपन ने पूरा जो है एक बार देख लिया कि यार अपने डिफरेंट लेवल से, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, वो भी अपन ने समझ लिया कौन से लोग होंगे, उनका काम क्या रहेगा, उनके फंक्शंस वगैरह कैसे चलेंगे, ये अपन ने एक बात देख ली। उसके बाद अपन ने क्या बोला, अपन ने जो है उसके बाद समझा क्या, अपन ने उसके बाद समझा आपका सेल्फ कंटेंट डिवीजन, कि ये सेल्फ कंटेंट डिवीजन क्या होता है। तो अपन ने सेल्फ कंटेंट डिवीजन को कैसे समझा, सेल्फ कंटेंट डिवीजन को अपन ने कुछ ऐसे समझा कि भाई एक ऐसा डिवीजन जिसके जिसके पास जो है अपने खुद के सेपरेट फंक्शंस है, ठीक है ना, उसकी खुद के सेपरेट फंक्शंस है। तो ऊपर अपन ने देखा क्या कि हेल्थ केयर के खुद के सेपरेट फंक्शंस थे और आपके एफएमसीजी के खुद के सेल्फ कंटेंट फंक्शंस थे, ठीक है, दोनों के फंक्शन डुप्लीकेट किए हुए थे, इसके अलग थे, इसके अलग थे, है ना। तो ये लोग दोनों हमारे लिए क्या हो गए, सेल्फ कंटेंट डिविजन्स हो गए। अच्छा, अब ऐसे जो सेल्फ कंटेंट डिविजन्स है ना, उसको उन लोगों को हमने एक नाम दिया हुआ है, ऐसे डिविजन्स को हमने कुछ नाम दिया हुआ है। वो नाम क्या दिया हुआ है, वो नाम हमने दिया हुआ है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स। हमने इसको क्या नाम दिया है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, एसबीयू करके अपन ने जो है कंसेप्ट बताया, एक ऐसा कंसेप्ट बताया जो कि हमने बोला है कि ये जो लोग, जो डिवीजन है, ये जो डिवीजन होते हैं जिनको अपन एसबीयू बुला रहे, ये सेल्फ कंटेंट होते हैं। जो कि अपन ने इतनी देर बैठ के अभी समझा कि सेल्फ कंटेंट डिवीजन वो डिवीजन होते हैं हमारे जिनके खुद के सेपरेट फंक्शंस होते हैं, जिनके खुद के सेपरेट फंक्शन होते हैं, जो कि ऑल टुगेदर अलग चलते हैं, है ना। तो उसके अंदर हमने बोला कि जो ऐसे सेल्फ कंटेंट डिवीजन होते हैं, ये हम लोग क्या बोलते हैं सर, ऐसे डिवीजन्स को अपन बोलते हैं स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, है ना। तो ये स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट को अपन समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होता है, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे सर। आगे प्रॉब्ली इन्होंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया हुआ, जब अपन चैप्टर 5 पढ़ने जाएंगे ना, चैप्टर 5, तो चैप्टर 5 के अंदर है ना आपके अलग अलग जो है वो आपको स्ट्रक्चर बताएगा कि आप आपके ऑर्गेनाइजेशन को कैसे तरीके से जो है स्ट्रक्चर कर सकते हो, अलग अलग स्ट्रक्चर बताएगा। ये मैंने शायद आपको चैप्टर 1 में भी चीज़ बताई हुई है, लेक्चर 1 या फिर लेक्चर 2 के अंदर भी अपन ने ये चीज़ डिस्कस की हुई है कि अपने को अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो है पता चलेंगे कहाँ पे, चैप्टर नंबर 5 में। तो यहाँ पर उसे जनरली ये बात टच नहीं करनी चाहिए थी अगर वो यहाँ पे एग्जाम एक्सप्लेन नहीं करा रहा है, बट एसबीयू को अपन ने थोड़ा बहुत समझ लिया कि क्या होता है, सेल्फ कंटेंट डिवीजन होता है, अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। जनरली मॉड्यूल का पहले जब ओल्ड स्कीम होता था तो मॉड्यूल उन्होंने अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था, आपके चैप्टर्स भी ज़्यादा होते थे एसएम के अंदर में, बट जब उन्होंने नया स्कीम लाया तो चैप्टर भी कम कर लिए और कंटेंट भी इधर पूरा जो है शफल कर लिया। ओल्ड अटेम्प्ट में यानी कि नवंबर 23 तक के अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपन जो है उसको आराम से चैप्टर 5 में जो है ऑल टुगेदर एकदम लंबी चर्चा करेंगे। यहाँ पे अपना जो है मेन काम क्या है सर, मेन काम अपन जो है अभी पढ़ेंगे किसके बारे में, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के बारे में। उसके ऊपर उसने 2-3 लाइन लिखी हुई है, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। द कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीईओ। अपन ने पहले ही देख लिया कि यार कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट के अंदर आपके सीईओ वगैरह आते हैं, आपके जो बाकी सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लोग वहाँ पे जो है आ रहे होते हैं। तो ये लोग बेसिकली कॉर्पोरेट लेवल को जो है यहाँ पे अपने को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी डिटेल में वो जा रहे हैं एक एक लेवल की तरफ पे, जैसे कि अपन कॉर्पोरेट लेवल देखेंगे, फिर फंक्शनल लेवल आएगा, है ना। तो उसके बारे में वो अभी अपने को जो है बताने वाले हैं। मेजरली वो कॉर्पोरेट लेवल और फंक्शनल लेवल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या बोलता है वो कॉर्पोरेट लेवल के बारे में। कॉर्पोरेट लेवल पे अपन ने क्या देखा, कॉर्पोरेट लेवल पे अपन ने बोला भाई सीईओ वगैरह जो आपके रहेंगे वो लोग जो है वहाँ पे जो है आते हैं, कॉर्पोरेट लेवल के अंदर वो लोग आते हैं लोग। तो अपन ने एक चीज़ भी देखी थी क्या, कि आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर नाम का एक मैनेजर होता है। शुरुआत से अपन देख रहे हैं क्या, कि कॉर्पोरेट लेवल नाम का एक मैनेजर होता है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर नाम का एक मैनेजर होता है। अब ये कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का रोल क्या है, ठीक है। लेक्चर 1 में या फिर लेक्चर 2 में आई गेस मैंने आपको ये बात बताई थी, मैंने ये वाला एक पॉइंट जो है बताया था जब अपन लेक्चर 2 या फिर लेक्चर 3 के अंदर, जब मिशन एंड गोल शायद अपन लेक्चर 3 के अंदर बात की, तो लेक्चर 3 के अंदर अपनी ये जो है चर्चा हुई थी कि जो मिशन एंड गोल्स है वो आपका जो है आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर बताता है। तो ये मैंने आपको तभी बोला था ये वाला एक पॉइंट आप याद रखना, लेकिन अभी डिटेल में अपन आ गए तो सारे पॉइंट यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस, तो सर अपन आ जाते हैं किसकी तरफ, रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, आपको आराम से एग्जाम में जो है पूछने को जो है इंस्टीट्यूट देरी नहीं करेगा। इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है सर ये। मेरे को भी लगता है सर ये सितंबर 24 या फिर जनवरी 25 के अंदर आपको जो है ये देखने को मिलने वाला है। या तो सितंबर में मिलेगा, अगर सितंबर में नहीं मिला तो शॉर्ट मेरे को लगता है जैन के अटेम्प्ट में जो है इंस्टीट्यूट अगर उसको चैप्टर 1 से कुछ पूछना है तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। इतना इंपॉर्टेंट सर ये पार्ट है। बस ये आपको जो है कितने पॉइंट है, 8 पॉइंट है सर। ये 8 पॉइंट आप बस अच्छे से याद कर लो। आपका जो सितंबर का या फिर जनवरी का, दोनों में से कोई ना कोई अटेम्प्ट का क्वेश्चन तो जो है फिक्स शॉर्ट में बोल रहा हूँ आने वाला है, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट आपको जो है ध्यान से याद करने पड़ेंगे। और जब मैं टेलीग्राम चैनल पे नोट्स अपलोड करूँगा तो घर पे आप उसको अच्छे से नोट्स में भी अपने लिख करके लाओगे, ठीक है सर। तो इसको ये मेरी बात को बिल्कुल भी भूलना मत, ये वाला जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर क्या है सर, रोल एक रोल तो अपन ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, कौन सा, कि भाई ये जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है, ये जो बंदा है, ये बंदा हमारे लिए मिशन और गोल्स को डिफाइन करने वाला है। यही बंदा होगा जो कि हमारे मिशन एंड गोल्स को बनाने वाला है, मिशन एंड गोल्स को डिफाइन करने वाला है। क्या हमारा मिशन होगा,
क्या हमारे गोल्स होंगे, यही बंदा है जो कि हमको बताने वाला है। कौन? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। ये रोल तो हमने पहले उसका देख लिया, तो एक रोल तो हमारा साइड हो गया। अच्छा, अब उसका दूसरा रोल क्या है? तो दूसरा रोल ये है कि उसको स्ट्रैटेजीज बनानी है। उसको क्या बनानी है? स्ट्रैटेजीज बनानी है। बेसिकली स्ट्रैटेजीज बनाते हुए, जब स्ट्रैटेजीज बन रही होगी, वो खुद भी स्ट्रैटेजीज बनाएगा और जो उसके अंडर बाकी लोग होंगे वो भी उसकी हेल्प करेंगे स्ट्रैटेजीज बनाने में। लेकिन जब स्ट्रैटेजीज बन रही होगी तो वो उसको ओवरसी करेगा, उस पर ध्यान रखेगा, उसको सुपरवाइज करेगा। अब ज़रूरी नहीं, अभी देखो ना, ये मुकेश भाई है, आप फोटो देख पा रहे होगे, है ना, ये अपने गौतम भाई, गौतम अडानी भाई, और ये अपने मुकेश भाई, ठीक है ना। अब ये तुमको क्या लग रहा है, फ्री है क्या? इनके इनके पास बहुत सारा टाइम है क्या? हाँ, ये कितने बिजी लोग होंगे ना, तुम सोचो ना, इनका इनका लाइफ सोचो, तो कितने कितने बिजी लोग होंगे ये लोग। तो इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये लोग खुद बैठ के एक एक स्ट्रैटेजी बनाए हर एक इनके बिजनेस के लिए, है ना। अब रिलायंस मल्टीपल बिजनेस कर रहा है, अडानी मल्टीपल बिजनेस कर रहा है ना। अडानी के पोर्ट्स वगैरह अपन सुनते हैं, अडानी एफएमसीजी के अंदर में भी है ना। तो अडानी मल्टीपल धंधे कर रहा है, एयरपोर्ट्स वगैरह के लिए भी भाई अपने अडानी जी लड़ रहे थे, है ना। तो अडानी मल्टीपल बिजनेस कर रहा है। रिलायंस का तो अपन ने ऊपर बात की कि रिलायंस के मल्टीपल बिजनेस ऑलरेडी है, रिटेल है, फिर उसके बाद डिजिटल, रिलायंस डिजिटल है, फिर रिलायंस जियो है, टेलीकॉम के अंदर है रिलायंस। तो उसके अंदर अपन ने देखा रिलायंस के तो सर काफ़ी सारे जो है बिजनेसेस ऑलरेडी है। तो तुमको क्या लग रहा है, ये मुकेश भाई है, ये अपने अडानी जी है, इनके पास क्या टाइम है क्या? ये लोग क्या फ्री बैठे हैं क्या? नहीं, इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो ये लोग हर एक बिजनेस के लिए बैठ के एक एक स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। इन्होंने अपने अंडर लोग रखे हुए, ठीक है ना, अलग अलग अपने देखते हैं सर, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाने के इनके जो है एक्सपर्ट्स इन्होंने जो है हायर करके रखे हुए रहते हैं। लेकिन वो लोग कैसे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी वो लोग बना रहे हैं, क्या वो सही है? क्या वो उनके बिजनेस पे जो है वो लोग उसको अप्लाई करके क्या उसका जो स्ट्रैटेजी है वो सक्सेसफुल रहेगी नहीं रहेगी? इनको एक्सपीरियंस है, थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते हैं, अपने धंधे को तो ये लोग जानते हैं। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं कि ये एक एक स्ट्रैटेजी बनाते बैठेंगे। तो ये लोग अपने अंडर लोग हायर करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि यार तुम स्ट्रैटेजीज बनाओ। लेकिन इनका ये रोल है कि इनको ओवरसी करना है जब वो स्ट्रैटेजी बन रही है, ध्यान रखना है, सारा कुछ अपने सुपरविजन के अंडर होना चाहिए, है ना। जब भी स्ट्रैटेजी बन रही है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बन के इंप्लीमेंट कर रहे, नहीं, इनके पास आओ, इनको बताओ, इनसे अप्रूवल लो, फिर ही तुम आगे बढ़ो, ठीक है। तो इनका एक रोल क्या है कि इनको ओवरसी करनी है द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। जब आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजीज बन रही है ना, तब इनका काम है कि भाई तुम आओ और तुम आके देखो कि सही तरीके से बन रही है। हाँ, ये अपने लिए काम करेगा, ये अपने लिए काम नहीं करेगा, वो आके देखो, है ना। ओवरसी करोगे, ओवरसी करो यानी कि पूरा प्रोसेस पे ध्यान दो अपने, ठीक है। तो इनका एक क्या रोल हो गया कि इनका एक ये रोल हो गया कि भाई इनको जो है ओवरसी करना है द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा तो अपन ने पहले ही देख लिया कि भाई मिशन एंड गोल्स को डिफाइन करेंगे आपके सारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तीसरा सर, डिटरमाइन व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन। अब कौन से बिजनेस के अंदर इन लोगों को होना चाहिए। अब रिलायंस है, अब रिलायंस जो है हम लोग देखते हैं एफएमसीजी के अंदर अभी तक नहीं है ना। रिलायंस रिटेल में, रिलायंस रिटेल बिजनेस में रिलायंस ने अपना स्मार्ट बाजार लॉन्च किया हुआ है, लेकिन स्मार्ट बाजार के अंदर जो प्रोडक्ट है, स्मार्ट बाजार के अंदर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट रिलायंस नहीं बनाता है, समझ रहे हो। वो प्रोडक्ट रिलायंस के नाम से नहीं बिकते। जैसे अडानी, अपन ने अडानी के अंदर देखा तो अडानी विलमार करके एक चीज़ है जो कि अपने एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स वगैरह बनाता है। तो रिलायंस अब तक एफएमसीजी के अंदर नहीं है। हाँ, रिलायंस के अपन स्मार्ट बाजार में जाएंगे तो वहाँ पे अपने को अडानी जी के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, टाटा के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन रिलायंस अपने प्रोडक्ट नहीं बनाता है, रिलायंस इन सब के प्रोडक्ट लेता है और बेचता है, रिटेल का धंधा करता है सर रिलायंस। रिलायंस अपने प्रोडक्ट, रिलायंस मैन्युफैक्चर नहीं है, रिलायंस रिटेल का धंधा करता है। अडानी हो गया, टाटा हो गया, ये लोग मैन्युफैक्चर है। जैसे टाटा सॉल्ट हो गया, फिर टाटा का सर आटा आता है, टाटा संपन्न करके, टाटा के मसाले आते, तो वो लोग वो मैन्युफैक्चर करते। रिलायंस के रिटेल के जो दुकान होते हैं, स्मार्ट बाजार वगैरह होते हैं, डीमार्ट वगैरह रहते हैं, यहाँ बेचते और वहाँ से माल बिकता है, ठीक है। तो रिलायंस अब तक एफएमसीजी के धंधे में नहीं है। रिलायंस एफएमसीजी के धंधे में क्यों नहीं है? क्योंकि मुकेश भाई नहीं बोल रहे भाई उस धंधे में अपने को जाना है। जहाँ मुकेश भाई बोलेंगे जो धंधे में अपने को जाना है, वो धंधे में जो है रिलायंस जाके धंधा करना शुरू करेगी। जब तक मुकेश भाई नहीं बोल रहे कि भाई अपने को ये धंधा करना है, तब तक रिलायंस खुद से कोई भी धंधा नहीं कर सकती। क्यों नहीं? क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर ही वो बंदा है जो कि ये डिसाइड करेगा कि कौन सा बिजनेस उसके कंपनी ने करना चाहिए, कौन से बिजनेस में उसकी कंपनी होनी चाहिए। अब मुकेश भाई को नहीं पसंद एफएमसीजी का धंधा, तो इसलिए मुकेश भाई एफएमसीजी के धंधे में नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में मुकेश भाई का वो डिसीजन है कि यार मुकेश भाई को कहाँ पे रहना है, कौन सा बिजनेस उनको करना है, ठीक है। तो एक रोल अपने कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का क्या आ गया कि उनको ये डिटरमाइन करना है कि कौन से बिजनेस के अंदर वो रहेंगे, कौन सा बिजनेस वो लोग करेंगे। उन्होंने अभी तक क्या डिसाइड करके रखा, अपन रिलायंस डिजिटल चलाएंगे, अपन रिलायंस रिटेल चलाएंगे, अपन रिलायंस जियो चलाएंगे, है ना। उन्होंने ये सारे बिजनेस में अपने को अभी अभी तक जो है लिमिटेड रखा है। बट आगे जाकर के हो सकता है वो एफएमसीजी के बिजनेस में आए। तो एफएमसीजी के बिजनेस में आना है कि नहीं आना है, ये कौन डिसाइड करेगा? मुकेश भाई कौन? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर।
मुकेश भाई कौन, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। तो ये वो जो है डिसाइड करने वाले बंदे हैं कि भाई कौन सा धंधा अपने कंपनी ने करना चाहिए। तो 3 रोल अभी तक अपन ने डिस्कस किए। पहला रोल अपन ने क्या डिस्कस किया कि भाई अपने जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है उनको ओवरसी करनी है क्या, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं कि कोई एक आधे बिजनेस के लिए ये लोग जो है ओवरसी करेंगे, नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्ट्रैटेजी बन रही होगी ना उसके पूरे प्रोसेस को ये ओवरसी करेंगे। दूसरा, ये लोग जो है आपका मिशन होगा, आपका जो गोल रहेगा उसको डिफाइन करेंगे। तीसरा कि भाई कौन से बिजनेस में अपन ने रहना चाहिए, कौन सा धंधा अपन ने करना चाहिए, डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, ठीक है ना, डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, ये लोग भी कौन डिसाइड करेंगे, ये लोग भी आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर डिसाइड करेंगे। फिर अगला सर अपन अगले पार्ट पे देख ले, अगला पॉइंट क्या है सर, अगला रोल क्या है उसके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का, तो इनको रिसोर्सेज अलोकेट करने अमंग डिफरेंट बिजनेसेस। अपन ने रिलायंस की बात करी, अपन ने रिलायंस के बारे में क्या बात करी कि भाई रिलायंस के अलग अलग बिजनेस है, ठीक है ना, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई रिलायंस के अलग अलग बिजनेस है। रिलायंस डिजिटल है, ठीक है, रिलायंस जियो है, रिलायंस रिटेल है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है रिलायंस के पास बिजनेसेस है। अब ये अलग अलग बिजनेसेस में जो है उनको रिसोर्सेज भी अलोकेट करने पड़ेंगे। ऊपर भी जब अपन ने मिशन पढ़ा, मिशन में जब मैं मिशन का चीज़ आपको रिवाइज कर रहा था तो उसके अंदर भी अपन ने टाटा का एग्जाम्पल लिया कि भाई टाटा ग्रुप को जो टाटा स्टील है, फिर उसके बाद टाटा के अलग अलग कंपनी है, टाटा मोटर्स है, ठीक है ना, फिर टाटा के जो है टाटा के एयरलाइंस है, तो टाटा एयरलाइंस है। तो ये जो अलग अलग बिजनेसेस है टाटा के पास, उसको अपने अलग अलग बिजनेस के अंदर क्या करना है, रिसोर्सेज को अलोकेट करना ना। तो कौन से बिजनेस में कितने रिसोर्सेज अलोकेट होने चाहिए, ठीक है, ये कौन डिसीजन लेगा, तो ये भी आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर डिसीजन लेगा, यानी कि कौन, यानी कि आपके मुकेश भाई। रिलायंस के लिए कौन लेगा ये डिसीजन, रिलायंस के लिए लेगा मुकेश भाई, उसका जो है ये डिसीजन लेगा कि भाई कौन से बिजनेस के अंदर कितना जो है रिसोर्स अपन ने अलोकेट करना चाहिए। उसके बाद सर अब आपका अगला रोल क्या आता है, ये जो आपकी स्ट्रैटेजीज है, स्ट्रैटेजीज को जो है ये लोग बनाएंगे भी और ये लोग जो है उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है सर, है ना, ये हर बार बैठ के स्ट्रैटेजीज नहीं बना पाएंगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रैटेजी बनाए नहीं। स्ट्रैटेजी तो ये बना सकते ना, हाँ, अब इनको कब बनाना है कब नहीं बनाना है इनके ऊपर है। किसी और से बनवा के लेना है, खुद से बनाना है ना, ये इनके ऊपर है। अगर ये लोग किसी और से बनवा रहे हैं तो अपने सुपरविजन के अंदर बनाना है, यानी कि वो जो प्रोसेस जब वो बन रही है स्ट्रैटेजी उस प्रोसेस को ओवरसी करना है। अगर ये लोग खुद बना रहे तो ये लोग खुद बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इनका एक रोल हो जाएगा कि ये लोग स्ट्रैटेजी को बना भी सकते हैं और उसको बाद में इम्प्लीमेंट भी करना है सर स्ट्रैटेजीज़ को। तो ये पूरा क्या करेंगे सर, ये वाला रोल भी उनका जो है आ जाता है कि ये लोग स्ट्रैटेजीज को बनाएंगे भी और स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अच्छा, अगला सर क्या रोल है, तो अगला ये रोल है कि भाई इनको जो है लीडरशिप प्रोवाइड करनी है। ऑर्गेनाइजेशन को जो है एक लीडर चाहिए होता है। अब अपने और रिलायंस के लिए कौन लीडर है, रिलायंस के लिए जो लीडर है वो अपने मुकेश भाई है ना। क्यों, क्योंकि वो उनको लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं ना, रिलायंस इंडस्ट्री को लीडरशिप कौन दे रहा है, मुकेश भाई। अपन रिलायंस इंडस्ट्री को क्यों जानते हैं, मुकेश भाई, है ना, अंबानी जी। तो सर आपका जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर क्या करेगा, तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर जो है लीडरशिप प्रोवाइड करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो ये मोटा मोटी अगर आप देखोगे ना, अगर मॉड्यूल को आप उठा के देखोगे ना, तो मॉड्यूल के अंदर ये 6 ही पॉइंट है जो अभी तक अपन ने 6 पॉइंट डिस्कस किए ना, ये वाले देखो, ये वाले जो 6 पॉइंट अभी तक अपन ने डिस्कस किए ना, ये 6 पॉइंट ही अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। ये जो बाकी के एक्स्ट्रा 2 पॉइंट है ना, ये सर एक एमटीपी था या फिर आपका जो शायद से मेरे ख्याल से मॉड्यूल के जो एक मॉड्यूल का एक क्वेश्चन आया था, मॉड्यूल के क्वेश्चन के अंदर ये 2 एडिशनल पॉइंट है। तो मैंने ये 2 मॉड्यूल, ये जो एडिशनल पॉइंट है 7th और 8th पॉइंट है ना, ये 7th वाला पॉइंट है और ये आपका 8th वाला पॉइंट है। तो ये जो 7th और 8th पॉइंट है ना, ये मैंने एडिशनली जो है या तो किसी क्वेश्चन से उठाया, क्वेश्चन के आंसर से उठाए हुए, या फिर मैंने शायद एमटीपी या फिर आरटीपी से उठाया हुआ है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन इतना तो मैं श्योर हूँ कि मॉड्यूल का जब आप मॉड्यूल का आप टेक्स्ट पढ़ोगे ना, तो मॉड्यूल के टेक्स्ट के अंदर आपको ये 2 एडिशनल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन हो सकता है इंस्टीट्यूट इसको 5 मार्क के लिए पूछे तो आपको पूरे 8 मार्क लिखने पड़ेंगे, क्योंकि उसने जब क्वेश्चन देते वक्त आंसर दिया है उसका सजेस्टेड आंसर, तो सजेस्टेड आंसर में उसने 8 पॉइंट दिया है। लेकिन जब उसने मॉड्यूल प्रिंट किया है, तो मॉड्यूल जब प्रिंट हुआ है तो मॉड्यूल के अंदर सिर्फ 6 पॉइंट है। तो आपको ये 2 पॉइंट भी अच्छे से याद करना है, ठीक है। हो सकता है जो बाकी बच्चे किसी और फैकल्टी के नोट से पढ़ रहे हो तो वो पॉइंट उसके अंदर ना हो, ठीक है। मैं अगर बता दूँ तो जब मैंने पेड क्लासेस किए थे और जो मेरी फैकल्टी थी, तो मेरे फैकल्टी के जो नोट्स थे उसके अंदर भी 6 ही पॉइंट थे, उसके अंदर 8 पॉइंट नहीं थे। तो ये मतलब तुम्हारा भाई अभी तक क्या एमेच्योर है, लेकिन अभी भी उसके नोट्स जो है उसने सॉलिड तरीके से बनाए हुए, तो तुम भरोसा कर सकते हो। 2 पॉइंट एडिशनल दिए हुए जो कि शायद बाकी फैकल्टीज़ के नोट्स में तुमको नहीं मिले, ठीक है। बाकी फैकल्टी के नोट्स लोगे पैसा देना पड़ेगा, इधर पैसा नहीं देना पड़ रहा है, तो थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह तो करो, तो थोड़ा भाई के चैनल को प्रमोट तो करो। हाँ, इतना तो तुम कर सकते हो ना। तुम मेरा फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहे हो आज, क्यों, क्योंकि आज फेस कैम का थोड़ा सा बीटी हो गया, बट थोड़ा सा तो तुम बात की गहराइयों को समझो, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट तुम्हारा मेरे को चाहिए रहेगा,
ठीक है, इतना सब कुछ फ्री में दे रहा है तुम्हारा भाई, तुमको 2 एडिशनल पॉइंट से ढूंढ के उठा के लेकर आया मैं मॉड्यूल पे, कोई तो भी सजेस्टेड आंसर से या फिर एमटीबी से या फिर आरटीबी से, और लाके ये भी तुमको अपने नोट्स में डाल के दिया है। क्यों? ताकि भाई अपना जो दोस्त जो ये बैठ के लेक्चर कर रहा है उसका कोई भी जो है ये नहीं रहना चाहिए, नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, उसको पूरा एकदम क्वालिटी कंटेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो सर आगे के 2 पॉइंट अगर अपन डिस्कस करें रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के अंदर में, तो पहले मेरे को बता दो आगे के 2 पॉइंट से पहले 6 पॉइंट तो तुमको ऊपर के याद रहेंगे। ऊपर के 6 पॉइंट बड़े आसान थे, क्या थे? क्योंकि सितंबर 24 या फिर जनवरी 25 मेरे को लग रहा है क्वेश्चन पूछने वाला है, इसलिए मैं तुमको इस पर इतना ये जोर डाल रहा हूँ, स्ट्रेस दे रहा हूँ इस पॉइंट पे इतना। क्या सर 6 पॉइंट अभी तक अपन ने देखे कि भाई अपने का जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है उसको क्या करना पड़ेगा, उसका एक ये रोल है कि उसको जो है ओवरसी करना है क्या, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसको क्या करना है, उसको मिशन एंड गोल्स को डिफाइन करना है, उसको ये तय करना है, उसको ये डिटरमाइन करना है कि व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, उसको रिसोर्सेज को अलोकेट करना अमंग द डिफरेंट बिजनेसेस, उसको फॉर्मुलेट करनी है स्ट्रैटेजीज को और उसको इम्प्लीमेंट करना है, और उसके बाद सर उसको क्या देना है सर, ऑर्गेनाइजेशन को लीडरशिप प्रोवाइड करनी है। आखिरी हमारे 2 पॉइंट ये बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, उसको ये इंश्योर करना है कि जो भी कॉर्पोरेट लेवल या फिर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज है ना, ऊपर अपन ने पिरामिड देखा, आओ ये अपन ने पिरामिड देखा ना कि अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनती है। ये देखो, ये देखो, ये अपना आया क्या, पेन ले लेते हैं, ये अपना आ गया क्या, कॉर्पोरेट लेवल, और ये अपना आ गया बिजनेस लेवल। तो ये जो अलग अलग लेवल्स है, ये अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग स्ट्रैटेजी बन रही है, बन रही है नहीं बन रही है? तो ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ इन स्ट्रैटेजीज को बना करके छोड़ नहीं दिया जा रहा है, इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। कौन से लेवल पे? कॉर्पोरेट लेवल पे एंड बिजनेस लेवल पे, है ना। तो वो जो स्ट्रैटेजी बन रही है ना, वो सही तरीके से जो है इम्प्लीमेंट भी की जा रही है, और वो जितनी भी स्ट्रैटेजी है ना वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट होनी चाहिए किसके साथ में? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स के साथ में, ये ऑब्जेक्टिव के साथ में जो है ये वो जो आपका स्ट्रैटेजी है ना, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये कौन इंश्योर करेगा? ये कौन इंश्योर करेगा? तो ये इंश्योर करेंगे आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। ठीक है ना, ये कौन इंश्योर करेंगे? ये आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर इंश्योर करेंगे। ठीक है, तो क्या इंश्योर करेंगे सर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर? कि भाई आपकी जो कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज है, ठीक है, जो कंपनी ने जो है परस्यू करके रखी है, यानी कि जो इम्प्लीमेंट करके रखी है, पहले तो वो लोग ये भी देखेंगे जो भाई बनाई भी वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी हुई है, और जो फाइनली इम्प्लीमेंट हुई है ना वो आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। वो आपकी क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंट होनी चाहिए। किसके साथ में? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ, कि भाई शेयर होल्डर को अच्छे रिटर्न मिलना चाहिए, शेयर होल्डर को मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए, शेयर होल्डर का जो वेल्थ है वो मैक्सिमम होना चाहिए। उस इंटेंशन के साथ में वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्या? कि भाई जो भी आपका कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी हो वो चीज़। ठीक है, तो ये एक उनका रोल हो गया। लास्ट रोल क्या है सर? जो भी अपने डाइवेस्टमेंट होते हैं और जो भी एक्विजिशन होते हैं सर, जब अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे ना, तो उसके चैप्टर नंबर 3 या फिर चैप्टर नंबर 4, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट चैप्टर 4 मेरे ख्याल से, चैप्टर 4 के अंदर अपन जब डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे ना, तो एक स्ट्रैटेजी होती है डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट मतलब क्या? एक आपका बिजनेस है, से फॉर एग्जाम्पल अपन रिलायंस की अगर बात करें, तो रिलायंस के पास आपके मल्टीपल बिजनेसेस है, रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस जियो है, ठीक है, रिलायंस रिटेल है। मान लेते हैं रिलायंस जियो, ठीक है ना, मान लेते हैं, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, मान लेते हैं कि आपका जो रिलायंस जियो है ना वो लॉस में चल रहा है। ठीक है, इतना लॉस में चल रहा है कि लॉस रिकवर ही नहीं हो पा रहा है, प्रॉफिट में आ ही नहीं रहा है रिलायंस जियो। तो मुकेश भाई फाइनली क्या डिसीजन लेंगे? भाई इतना लॉस लेने से अच्छा तो ये धंधा ही छोड़ो ना, धंधे को ही बंद करो, ये धंधे को ही बंद करो ना। मुकेश भाई ये नहीं बोल रहे पूरे रिलायंस को बंद करो, मुकेश भाई बोल रहे जो एक बिजनेस चल रहा है उनका रिलायंस जियो का, वो लॉस में चल रहा है ना, और लॉस रिकवर भी नहीं हो पा रहा है ना, और कुछ फ़ायदा ही नहीं है बिजनेस करके अभी। तो मुकेश भाई बोल रहे कि रिलायंस जियो को बंद करो ना, रिलायंस को बंद मत करो, रिलायंस जियो को बंद करो ना, एक आधा बिजनेस उसका बंद कर दो जो कि लॉस कर रहा है ना। तो वो जो स्ट्रैटेजी मुकेश भाई तब अपना रहे उस लॉस मेकिंग बिजनेस को बंद करके, वो बिजनेस की जो वो जो स्ट्रैटेजी अपना रहे ना, वो स्ट्रैटेजी को अपन बोलते हैं डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसको डिटेल में जो है तुम अपना अभी मत लोड लो, इसको डिटेल में अपन कब पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे कि डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है। सिंपल से भाषा में बोलूँ तो जब तुम्हारा एक बिजनेस के अंदर में जब तुम्हारा एक डिवीजन बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा होता है ना, तो सिंपल सी बात होती है उस डिवीजन को तुम क्या करो, अगर तुम उस लॉस को रिकवर कर पा रहे हो, यानी कि प्रॉफिट में तुमको पता है कि ये जो टेम्प्रेरी लॉस है 1-2 साल का लॉस है, तीसरे चौथे साल से मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कंटिन्यू करो। लेकिन जब तुमको पता है कि भाई तीसरे चौथे साल में भी मैं प्रॉफिट में नहीं आने वाला हूँ, तो उस बिजनेस के अंदर तुमको रहना क्यों है? बिजनेस को बंद करो ना। तो जब तुम बिजनेस को बंद करते हो तो उसको अपन बोलते हैं क्या? डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। और जो तुम्हारे एक्विजिशन होते हैं, जैसे कि मुकेश भाई ने बोला कि यार अपने को एक काम करना, अपन एक काम करते, जो टाटा ग्रुप है ना, टाटा ग्रुप को खरीद लेते,
है ना। तो जब तुम कोई नया बिजनेस खरीदते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा ऐसा हो नहीं रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब तुम कोई नया बिजनेस खरीदते हो ना तो उसको अपन बोलते हैं क्या, एक्विजिशन। इतना तो बेसिक तुमको भी पता रहेगा। डाइवेस्टमेंट शायद बहुत लोगों को नहीं पता रहेगा, लेकिन एक्विजिशन तो पता रहेगा। डाइवेस्टमेंट अगर अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि सीए फाउंडेशन पे बीसी के पढ़ के आ रहा है तो शायद उसको डाइवेस्टमेंट पता हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा सीए फाउंडेशन में बीसी के नहीं था तो फिर तुमको शायद डाइवेस्टमेंट के बारे में पता ना हो, ठीक है। तो डाइवेस्टमेंट सर मैंने आपको थोड़ा एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। डिटेल में सर चैप्टर 4 में अपन जो है जाके देखेंगे क्यों अपने को डाइवेस्टमेंट करना पड़ता है, क्या रीज़न होते हैं, सारा कुछ डिटेल में वहाँ पे चर्चा होएगा, ठीक है। अभी तक के लिए मेरे ख्याल से तुमको ये 8 पॉइंट क्लियर होंगे। ये 8 रोल है आपके किसके, आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के, ठीक है। तो ये 8 जो रोल है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के, उसको तुमको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अपन एक बार इसको फिर से एक बार याद कर लेते, क्या 8 रोल है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के। जनवरी 25 या फिर सितंबर 24 में आपको ये क्वेश्चन मोस्टली मेरे को लगता है देखने को मिलने वाला है, तो इसको अभी याद कर लो। क्या चीज़, सबसे पहला रोल क्या है, सबसे पहला रोल ये है कि उसको ओवरसी करना है द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, दिस रोल इंक्लूड डिफाइनिंग द मिशन एंड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, allocating resources among different businesses, formulating and implementing strategies, providing leadership for the organization as a whole, ensuring corporate business level strategy pursued by company are consistent with objective of maximizing shareholders wealth, और मैनेज करना है उसको डाइवेस्टमेंट एंड एक्विजिशन को। आई होप ये 8 पॉइंट आपको क्लियर रहेंगे भाई। अभी मेरे को ये सब कुछ याद है बिकॉज मैंने नवंबर 23 का अटेम्प्ट दिया, तभी भी मैंने पढ़ा था तो मेरे को तभी भी इसलिए मेरे को याद है। मैंने मई 24 का अटेम्प्ट दिया है तो मैंने तब वापस रिवीजन किया था, मल्टीपल रिवीजन किए हुए थे, मतलब मैं अभी तक 4 से 5 बार स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को पूरा रिवाइज कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये मल्टीपल रिवीजन्स की वजह से मेरे को तो ये सारी चीज़ें याद है, ठीक है। और मैं अभी तुमको वापस से पढ़ा भी रहा हूँ तो मेरे को ये सारी चीज़ें वापस याद भी होती जा रही है। लेकिन तुम शायद ये चीज़ पहली बार पढ़ रहे हो, है ना। तुम शायद से क्या मतलब, तुम मोस्टली ऑब्वियसली बात है पहली बार ये चीज़ पढ़ने वाले हो, तो तुमको शायद एक स्ट्रोक में तुम्हारे दिमाग में जाके फिट ना हो। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा जिससे तुमको याद हो जाए और तुम पेपर में जाके लिख के आओ, तुमको घर पे जो मैं हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ ना वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर तुम जनवरी 25 में अटेम्प्ट देने वाले हो तो ठीक है, चिल है, तुम आराम से खुद का देखो तुमको कैसे करना है वो तुम देख सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम है। लेकिन जो सितंबर 24 वाले बच्चे हैं उनके पास टाइम काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है। तो आपको डेली बेसिस पे जो है होमवर्क करना है, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको जो मैं नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ वो जो आपको लिखने हैं, जब आप उसको लिखोगे तो आपको याद भी होते जाएगा और उसके बाद आप एक बार फिर से एक बार उसको साइड में रख के जो है खुद से जो है मतलब आंखें बंद करके या फिर बुक को क्लोज करके आप एक बार खुद से रिकॉल करने का ट्राई करना, आपको याद आ जाएगा। जब आप लिखोगे भी और याद करते करते लिखोगे तो आपको चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है दिमाग में फिट बैठ जाएगी, ठीक है। आज का जो क्लास है जैसे मैंने आपको बोला थोड़ा सा अपन जो है जल्दी ख़त्म करेंगे, वैसे जल्दी तो अपन कुछ ख़त्म नहीं कर रहे, 1 घंटे तक का अपन ने क्लास लिया है, ठीक है। जिसके अंदर अपन ने कल के क्लास का रिवीजन किया और अपने जो स्ट्रैटेजिक लेवल से ये वाला टॉपिक शुरू किया जिसके अंदर कॉर्पोरेट लेवल जो है अपन ने खत्म कर दिया। कॉर्पोरेट लेवल के अंदर बस अपने को कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के बारे में समझना था। अगला जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर अपन फंक्शनल लेवल मैनेजर्स के बारे में देखेंगे कि भाई फंक्शनल लेवल मैनेजर्स क्या होते हैं, इनके क्या रोल रहेंगे। मई 24 का अगर एग्जाम मैं बोलूँ तो मई 24 के एग्जाम में एक सब क्वेश्चन आया था जिसके अंदर अपना जो है फंक्शनल लेवल मैनेजर के बारे में अपने को लिखना था। तो फंक्शनल लेवल मैनेजर का जो है पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि मई के एग्ज़ाम में आ भी चुका है। और फिर उसके बाद अपना लास्ट एक पार्ट रहेगा वो अपन देखेंगे। तो मोस्टली कल या फिर परसों के लेक्चर में हम लोग जो है चैप्टर 1 ख़त्म कर देंगे। तो विद इन 5 लेक्चर्स मेरे ख्याल से अपन जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर 1 ख़त्म कर चुके रहेंगे, जहाँ पे बाकी सारी क्लासेस शायद 6 लेक्चर या फिर 7 लेक्चर उनको लगेंगे। पहला वाला जो चैप्टर उसको ख़त्म करना है वहाँ पे अपन 5 लेक्चर में जो है ख़त्म कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है, मैं बोलूँगा अपन एक डिसेंट स्पीड पे चल रहे हैं, इसी स्पीड को अपन मेंटेन भी रखेंगे आगे भी। अगर तुमको लग रहा हो मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ तो मैं स्लो भी हो सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बट एज सच मेरे को ये चौथा लेक्चर है, चौथे लेक्चर तक मेरे को एज सच कोई कमेंट देखने को मिला नहीं कि भाई मैं कैसे जा रहा हूँ, अच्छा जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, फास्ट जा रहा हूँ। बट ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं सही जा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट अगर तुमको लगे कि मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ तो अपन स्पीड को थोड़ी सी स्लो वगैरह भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। उसके लिए तुमको मेरे को क्या करना पड़ेगा, कमेंट करके बताना होगा, तभी मैं जो है आगे फर्दर जो है स्टेप्स ले पाऊँगा। बट हाल फिलहाल मेरे ख्याल से अपन जो है अच्छा कर रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, स्पीड अपनी काफ़ी अच्छी है। और तुम लोग जो है डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहो, होमवर्क बनाओ, और जैसे ही चैप्टर 1 ख़त्म होगा अपन उसका क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन लेंगे और प्रोबेबली 1 या 2 दिन बाद अपन जो है क्या करेंगे, इसका टेस्ट भी रखेंगे, है ना। इसका टेस्ट भी अपन कंडक्ट करेंगे। टेस्ट पेपर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आपको जो है अपने हिसाब से टेस्ट देना है अभी, क्योंकि मेरे को नहीं पता कितने स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर देख रहे नहीं देख रहे। वैसे मैं सही बताऊँ तो जितना मेरे को यूट्यूब के एनालिटिक्स से पता चल रहा है किसी भी बंदे ने अभी तक एक भी पूरा लेक्चर देखा नहीं है, ठीक है। बट फ्यूचर में हो सकता है शायद कोई ये लेक्चर देखे, तो
अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे होगे इधर तक, अगर आपने ये लेक्चर देखा है तो प्लीज़ यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे होमवर्क आपका पड़ा हुआ आपको मिल जाएगा। जब कभी भी आप ये लेक्चर देखो, मीडिया वगैरह में जाना, आपको फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे। मैंने जो है मेरे नोट्स के फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पे डाले हुए हैं, जो कि आपको जो है डेली बेसिस पे 100 पेज की बुक बना करके लिखना है, जो कि आपको हेल्प करेगी, जिससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अभी मैं जो है ये लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर में मज़ा आया रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें अपन जो है आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपने नोट्स वगैरह अच्छे से बना लो और मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, बाय।